लास्ट क्लास में हमने इन्फ्लेशन पढ़ा, उसके बाद हमने मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़े, WPI, CPI और PPI की बात करी। CPI में जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है 12 फरवरी 2026 को, उन सभी चीज़ों को शामिल करा। उसमें बहुत सारी नई नई बातें हमने जानी कि 6 क्लासिफिकेशन पहले हुआ करते थे, अब 12 हो चुके हैं, कितने गुड्स हमने बढ़ाए हैं, कितनी सर्विसेज हमने बढ़ाई है। साथ में हमने ये भी जाना कि पहले रूरल हाउसिंग को नहीं इंक्लूड किया गया था, अब उसे भी इंक्लूड कर दिया गया है। OTT प्लेटफॉर्म्स को इंक्लूड करा है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हुई। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने वो सभी स्टेट्स लिखे भी होंगे। आज हम उससे आगे बढ़ाते हुए मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर में क्या क्या रहेगा उस पर एक बार बात कर लेते हैं। जो बच्चे पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उन्होंने सेक्शंस पढ़े होंगे, लेकिन मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार और इसे भले ही अगर आपने पढ़ा है तब भी आप इंटू 2.25 में इसको एक बार पढ़ लें। जहां पर आपको लगेगा कि कुछ नया आ रहा है जो आपके नोट्स में पहले से नहीं है, तो वहां पर वीडियो को स्लो डाउन करके उसे जरूर लिखें। जो नए बच्चे हैं उनसे मैं बोलूँगा कि हाथों हाथ नोट्स बनाएं। एक वीडियो एक ही बार पढ़ा जाए, यही सिलेक्शन का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है। दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत कभी ना पड़े। क्या करोगे दोबारा? समय की बर्बादी है दोबारा वीडियो देखकर। एक बार आप अपने नोट्स बनाओ, फिर आप अपने नोट्स को रिवाइज कर सको, उन्हें देखकर सब कुछ समझ सको। ये काबिलियत आपके साथ होनी चाहिए। भले ही 2 घंटे के इस वीडियो को कंप्लीट करने में आपको 3-3.5 घंटा लग जाए, लेकिन आप लिखें मेरे साथ। मैं भी आज बहुत कुछ लिखने वाला हूं। मैं तो ये भी कहूंगा कि PDF में से अगर आप ज़्यादा नहीं भी लिखेंगे, आप सिर्फ मेरा लिखाया हुआ भी लिख देंगे, तब भी काम चल जाएगा। हाँ, PDF में जो है कुछ एडिशनल फैक्ट्स जब मैं उसे रीड आउट करूंगा तब आपको लगेगा कुछ मैं मिस कर चुका हूं, तो आप उसे ऐड जरूर करिएगा। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बहुत बेहतर तरीके से इसे पढ़ें। तो आज के लेक्चर में क्या क्या होने वाली हैं चीज़ें, उस पर एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आखिर ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या हुआ करती है। पहला आज का डिस्कशन का मुद्दा यही रहेगा। दूसरा रहेगा कि क्या क्या उद्देश्य है इस मॉनेटरी पॉलिसी के, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्या आप मेरी इतनी बात समझ रहे हैं? अगर आप ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेंगे तो आप ये भी जानना चाहेंगे कि सर लिमिटेशंस एंड बेनिफिट्स भी बता दीजिए इसी मॉनेटरी पॉलिसी के। लिमिटेशंस एंड बेनिफिट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इतना भी आप समझ गए होंगे। ये देखिए, क्लियर है मेरी बात आपको इतनी? इसके बाद लिमिटेशंस और बेनिफिट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के बाद हम जब इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे तो एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की भी तो बात होगी अभी। मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी पर भी बात होने वाली है कि 6 मेंबर्स की कमेटी होती है, 3 मेंबर RBI से आते हैं, 3 बचे हुए मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, कोरम 4 लोगों का होता है। तो बहुत सारी बातें वहां भी इस पर हमें करनी होंगी। ठीक है, इसके बाद 2 तरीके के मेजर्स आपको पढ़ने होंगे। एक होंगे क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये तमाम चीजें आप पढ़ोगे। हाँ, टाइप्स भी होते हैं 2 मॉनेटरी पॉलिसी के, इसी बीच कहीं आप टाइप्स भी पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, आप लोगों ने सुना होगा, और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसे भी आपने सुना होगा। तो तमाम इतनी चीजें हमने पढ़नी है। इसमें से जो क्वालिटेटिव मॉनेटरी मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है, ये इस लेक्चर में आज इंक्लूड नहीं किया गया है। क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स, ये छोटे से मेजर्स हैं 4-5। ठीक है, मॉनेटरी
इसमें मॉरल सुइजन आप पढ़ोगे, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आप पढ़ोगे, क्रेडिट रेशनिंग पढ़ोगे। तो ऐसी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। साथ में नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिस्कल पॉलिसी भी देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर किसका होगा? क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी प्लस फिस्कल पॉलिसी। बाकी तमाम चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, आज का लेक्चर आगे किस तरीके से चलेगा इस पर मैं बात करूंगा। देखिए, शुरू में मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको दूंगा कि आखिर ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। बस ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है शुरुआत में यहां से करूंगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इन 3 चीजों को मैं छोड़ दूंगा। आप बोलेंगे सर ये कब पढ़ेंगे? ये इस लेक्चर में के आखिर में आपको देखने को मिलेंगे, लास्ट में। मुझे कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने में, लेकिन एक बार मॉनेटरी पॉलिसी के हम अगर मेजर्स पढ़ लें, बड़ी चीज वही है, इसमें बड़ा मुद्दा वही है। अगर उसे मैं समाप्त कर दूंगा तो फिर मेरे लिए काफी आसानी हो जाएगी कि मैं इन चीजों को पढ़ा जाऊं। ये प्योर थ्योरी है। एमपीसी हालांकि हमें पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, लास्ट के में ही हम लेक्चर में रखेंगे। आप समझ गए इतना? तो बने रहना है। सबसे ज्यादा सवाल यहां से नहीं आने वाले, इसीलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। सबसे ज्यादा सवाल क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी से आएंगे, तो मैं वहीं से अपने लेक्चर को आगे बढ़ाऊंगा। क्वांटिटेटिव मेजर्स कितने होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के? अगर ये लेक्चर 2.5 घंटा चलेगा तो 2 घंटे क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ही चलेंगे। मेरी इतनी बात आप समझ रहे हैं? उसके बाद आधे घंटे में तमाम चीजें हो जाएंगी। ये बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, इतना तो आप समझ चुके हैं कि क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। आगे बढ़ाना स्टार्ट करें यहां से। ठीक, तो आगे जब मैं बढ़ रहा हूं तो पहले मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में ही बताने वाला हूं। नोटबुक उठाइए और लिखते रहिए जो मैं लिख रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप मेरे साथ साथ लिखते रहें, हल्की सी समझ बनाए। पहली बात, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की पॉलिसी है और फिस्कल पॉलिसी भारत सरकार की पॉलिसी है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो आप कल पढ़ेंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। अंतर है, ये सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसकी है पॉलिसी है। इट इज द पॉलिसी ऑफ आरबीआई। ये पॉलिसी है किसकी? जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक। टू कंट्रोल मनी सप्लाई और क्रेडिट इन द इकोनॉमी। with the primary, ऐसा मत लिखो, with the objective of managing inflation that is price stability and economic growth। लाइनें सीधी नहीं जा रही होंगी ना ये? तो देखिए, अब मैं समझाता हूं आपको इसे। मॉनेटरी पॉलिसी, सबसे पहली बात, आरबीआई की पॉलिसी है। आरबीआई को हमारे देश का सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है। लिखता है देखो, इट इज द पॉलिसी ऑफ आरबीआई। ये किसकी पॉलिसी है? आरबीआई, जिसे हम सेंट्रल बैंक भी कहा करते हैं। अब क्या है, सेंट्रल बैंक क्या करता है इस पॉलिसी से, ये आगे लिखा हुआ है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को यूज कर कर, इसके जितने तमाम टूल्स हैं उनका यूज करके देश में, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। आप बोलेंगे मनी सप्लाई कंट्रोल करने का मतलब, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से जब मर्जी आए देश में, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ा सकता है और जब मर्जी आए वहां से मनी सप्लाई को कम कर सकता है। फॉर अ मोमेंट मान लीजिए मैं आरबीआई हूं और मेरे आगे पूरी इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी।
तो मैं मॉनेटरी पॉलिसी का, मेरे पास एक अस्त्र है मॉनेटरी पॉलिसी, इसका यूज करके मैं कभी भी पूरी इकोनॉमी में या तो मनी सप्लाई बढ़ा सकता हूं और मनी सप्लाई कम भी कर सकता हूं। मनी सप्लाई बढ़ाने का मतलब मैं देश में ज्यादा से ज्यादा पैसा बढ़ाऊंगा और ज्यादा करेंसी छाप के भेजूंगा या और मेजर से पैसा बढ़ाना है, इसे कहते हैं मनी सप्लाई बढ़ाना। मनी सप्लाई कम करना मतलब अगर आरबीआई को लग रहा है कि लोगों के पास ज्यादा पैसा हो गया है तो हम वहां से पैसा सक इन कर लेंगे, खींच लेंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अच्छा, मनी सप्लाई ना क्रेडिट के साथ चलता है। अगर आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ाना है देश में तो क्रेडिट कम कर देगी, क्रेडिट इजीली अवेलेबल करा देगी। फिर से मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं, अगर आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ाना है इकोनॉमी में तो क्रेडिट को इजीली अवेलेबल करा देगी। क्रेडिट मतलब उधार कब आसानी से अवेलेबल होगा? जब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, रेपो रेट कम होगा, रिवर्स रेपो रेट कम होगा, एसएलआर, सीआरआर, ये तमाम टूल्स आप पढ़ोगे। जब ये चीजें कम हो जाएंगी ना तो क्रेडिट आसानी से अवेलेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप आज अपने बैंक में गए, कमर्शियल बैंक जिनमें हम जा सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी बैंक है, आप इसमें गए, उन्होंने कहा लोन 2% पे मिल रहा है। आप बोलोगे लोन तो बहुत सस्ता मिल रहा है, 2% तो कुछ भी नहीं होता, तो आप फटाफट वहां से लोन ले लोगे। इसे कहते हैं क्रेडिट इजीली अवेलेबल था। आप वहां से लोन लोगे, ऐसे सभी लोग देश में लोन लेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। इसका मतलब अगर इजी क्रेडिट अवेलेबल होगा, मैं लिख रहा हूं इजी क्रेडिट अवेलेबल होगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी घटेगी? बढ़ जाएगी इकोनॉमी में। उधार कम रेट पर मिल रहा होगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा होगा, इसे कहते हैं इजी क्रेडिट अवेलेबल। तो लोग फटाफट लोन लेंगे और सबके पास इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर क्रेडिट नॉट अवेलेबल इजीली, अगर क्रेडिट को हम महंगा बना देंगे, ऐसे में भैया मनी सप्लाई ना देश में कम हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं ना, क्रेडिट सप्लाई और क्रेडिट अवेलेबिलिटी और मनी सप्लाई में एक बहुत बड़ा लिंक है। अगर क्रेडिट कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आसानी से मिल रहा होगा तो देश में मनी सप्लाई बढ़ेगी। क्रेडिट मतलब उधार, अगर लोगों को उधार नहीं मिल रहा होगा, बहुत महंगा हो गया होगा उधार, लिखा तो है क्रेडिट नॉट इजीली अवेलेबल, तो ऐसे में मनी सप्लाई देश में कम हो जाएगी। आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, क्रेडिट इजीली अवेलेबल का मतलब जब चीप क्रेडिट होगा, क्रेडिट बहुत ही सस्ता चल रहा होगा, इसका मतलब है सर कि आसानी से मिल रहा है वो। समझ रहे हैं ना? अगर हम उसे कैसा बना देंगे, एक्सपेंसिव क्रेडिट होगा, महंगा अगर आप बना दोगे, मतलब इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई हो जाएंगे, तो कौन उधार लेने वाला है? आपने देखा है आजकल जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेड एप्लीकेशन चलाते हैं, उस क्रेड में भी इंस्टेंट लोन मिलता है, 5 मिनट में आपके खाते में आ सकता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट 15%, 20% बहुत ज्यादा होता है। सबसे महंगा लोन जो होता है उसे कहते हैं हम पर्सनल लोन। होम लोन तो फिर भी 8% पे मिल रहा है, पर्सनल लोन 15%, 16%, तो लोग पर्सनल लोन लेने से डरते हैं। तो ठीक है, ये तमाम कहानी मैंने आपको समझा दी। यहां पर देखिए, अब मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की वो पॉलिसी है जिसके थ्रू आरबीआई देश में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, या कह सकते हैं कि क्रेडिट कंट्रोल करता है, बात एक ही है। अब समझ में आ गया आपको? लिखा है इट इज द पॉलिसी ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई, जिससे क्या कंट्रोल करना है, या फिर क्रेडिट। इट इज द पॉलिसी ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल, जिसकी मदद से आरबीआई कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को। मनी सप्लाई कब बढ़ाना है, मनी सप्लाई कब घटाना है, ये इस मॉनेटरी पॉलिसी की मदद से एडजस्ट करता है, या फिर क्रेडिट को कंट्रोल करता है, कह सकते हो। क्योंकि क्रेडिट अगर आसान कर दोगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, क्रेडिट कठिन कर दोगे, महंगा कर दोगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। आप इतनी बात समझे? मॉनेटरी पॉलिसी अपने दिमाग में यही बैठा हो, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की वो पॉलिसी है जिसके द्वारा आरबीआई मनी सप्लाई या फिर क्रेडिट को कंट्रोल करता है। फिर दोहरा दूं एक बार, मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी है आरबीआई की जिसके थ्रू आरबीआई मनी सप्लाई को और
क्रेडिट को कंट्रोल करता है, लिखा है मनी सप्लाई और क्रेडिट कंट्रोल करता है किसमें, इकोनॉमी में। अब बात रही क्यों करता है ऐसा यार, क्यों, अभी आप पढ़ेंगे आगे। आरबीआई को जिम्मेदारी दी गई है, वो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट 2 से 6 के बीच रखना है ना इन्फ्लेशन को, आरबीआई को जिम्मेदारी दी गई है। अभी आगे पढ़ेंगे हम, आरबीआई का काम है कि इन्फ्लेशन उस रेंज में रहे। तो लिखा है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, मनी सप्लाई या क्रेडिट को इसलिए कंट्रोल कर रहे हैं इस उद्देश्य के साथ, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजिंग इन्फ्लेशन, ताकि वो जो टारगेट आरबीआई को दिया हुआ है कि इन्फ्लेशन को मैनेज करके चलो 2 से 6 के बीच, वो कर सके। और इन्फ्लेशन मैनेज करने का मतलब प्राइस स्टेबिलिटी ही तो है। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजिंग इन्फ्लेशन दैट इज प्राइस स्टेबिलिटी, कीमतें कम रहेंगी तभी तो हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन मैनेज हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं? अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, फिर आओ दोबारा। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की वो पॉलिसी है जिसके थ्रू आरबीआई मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करता है। सर समझ गए क्यों करता है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि आरबीआई को ही जिम्मेदारी दी गई है कि ये जो सीपीआई 2 से 6% के बीच में चलना चाहिए वो आपको कंट्रोल करना है, आरबीआई को। अगर आरबीआई 2 क्वार्टर्स तक नहीं कंट्रोल कर पाता ना तो लिखित में देना पड़ता है भारत सरकार को कि क्यों नहीं कर पाए। तो विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजिंग इन्फ्लेशन, सर हम इसलिए मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए क्रेडिट को कंट्रोल कर रहे हैं ताकि हम अपना जो टारगेट मिला है हमें इन्फ्लेशन मैनेज करने का, इन्फ्लेशन मैनेज करने का मतलब ही क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी, उसको अच्छे से निभा सके, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देश में अगर प्राइस स्टेबिलिटी रहेगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा तो ग्रोथ होगी। समझ गए? इन्फ्लेशन को जीरो भी नहीं कर देना है, फिर तो ग्रोथ गड्ढे में चले जाएगी। इन्फ्लेशन जरूरी है ग्रोथ के लिए, आप जानते हैं ना। अब पूरी डेफिनेशन एक बार में समझो। रट गया? रटना है यहीं पर, नहीं तो बेकार है मेरा पढ़ाना भी है। इट इज द पॉलिसी ऑफ आरबीआई सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई और क्रेडिट इन द इकोनॉमी। यह आरबीआई की वो पॉलिसी है जिसके थ्रू आरबीआई मनी सप्लाई या क्रेडिट को कंट्रोल करता है विद द एम ऑफ या विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजिंग इन्फ्लेशन। क्या करने के लिए? ऐसा क्यों कर रहा है मनी सप्लाई कंट्रोल? इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए। इन्फ्लेशन मैनेज करने का मतलब दैट इज प्राइस स्टेबिलिटी, ये ब्रैकेट में इसी को लिखा गया है। इन्फ्लेशन मैनेज करने का मतलब है कि कीमतें स्टेबल रहे, यानी कि बहुत ऊपर जाने लग गई, महंगाई कीमतों से ही तो होती है, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके इसलिए हम मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल कर रहे हैं। एक सवाल यहीं पर बता देता हूं, मैंने कहा है कि ऑब्जेक्टिव्स में इस लेक्चर के आखिर में पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर कोई पूछे कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी का क्या है तो ये है सर, ये पूरा, इसे क्या कहेंगे? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। समझे नहीं समझे कि सर ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का, यही पूछ लेगा बस। अगर ऑब्जेक्टिव से उसने सवाल ही पूछना होगा ना तो यही सवाल पूछेगा। क्या सवाल पूछेगा? कि कौन सा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, मतलब उद्देश्य तो बहुत सारे होंगे मॉनेटरी पॉलिसी के, लेकिन सबसे प्राइमरी, सबसे मूलभूत ऑब्जेक्टिव कौन सा है? तो यही है भैया, मूलभूत ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इन्फ्लेशन को मैनेज कर सकें, क्योंकि हमें काम दिया गया है, नहीं कर पाएंगे 2 क्वार्टर तक तो लिखित में देना पड़ेगा कि क्यों नहीं कर पाए, क्या कारण रहे भारत सरकार को। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मैनेजिंग इन्फ्लेशन और प्राइस स्टेबिलिटी। इतनी कहानी आप समझ गए? सब बढ़िया चल रहा है? पक्की बात है? ठीक है, आगे बढ़ाते हैं हम अपने इस लेक्चर को, ठीक है? हाँ, स्पेस तो है अभी, साथ साथ लिखते रहना। अब मैं आपके सामने 2 कंडीशंस लिख रहा हूं बराबर, और चलो अगले पेज में लिखते हैं, और आप इन कंडीशंस को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, एक कंडीशन देश में होती है जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाता है एग्रीगेट सप्लाई से। समझिए, एक ऐसी कंडीशन है जब देश में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गया है। किससे? एक ऐसी सिचुएशन है जब एग्रीगेट डिमांड कम चल रहा है एग्रीगेट सप्लाई से।
मान लेते हैं एग्रीगेट डिमांड 4200 CR है और एग्रीगेट सप्लाई सिर्फ 3800 CR है। दूसरा, एग्रीगेट डिमांड 4200 CR ही है लेकिन एग्रीगेट सप्लाई 4500 CR है। देखा सिचुएशन नंबर 1, और ये लास्ट तक रखूंगा मैं इन दोनों को, बार बार इस पेज में आऊंगा। एग्रीगेट डिमांड मतलब, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो जो मैं अपने मुंह से बोलता हूं लेकिन लिखता नहीं हूं तो उन बातों को कहीं ना कहीं लिख सकता है। एग्रीगेट डिमांड, इट इज द टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। ये टोटल डिमांड है। जैसे मैं कुछ गुड्स की डिमांड करता हूँ साल में, इसे कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड। एग्रीगेट डिमांड टोटल डिमांड गुड्स एंड सर्विस की, पूरे देश के मेरे जैसे सभी इंडिविजुअल्स, आप सभी इंडिविजुअल, सभी गवर्नमेंट, सब लोग मिला के पूरे देश में जितनी डिमांड होती है उसे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। और पूरे देश की सप्लाई सब मिला के जितना बनाते हैं उसे कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। पूरे देश में डिमांड आ रही है 4200 करोड़, सप्लाई है कम। कल बताया था आपको, ऐसा याद है? अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगा, इसका और मतलब क्या है पता है आपको? कि देश में मनी सप्लाई ज्यादा चल रहा है, तभी तो लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। आ गया? देश में मनी सप्लाई कैसा चल रहा है? ज्यादा चल रहा है। आप मेरी इतनी बात को भी समझ चुके हैं। नेक्स्ट, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होने का मतलब है, डिमांड है 4200, सप्लाई है 3800। लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप चाह कर भी सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ सप्लाई है। आपने सब कुछ लगा के 3800 ही कर रखा है लेकिन डिमांड ज्यादा आ रही है। तो पहला मतलब जो मैंने यहां से कंक्लूड किया, सर डिमांड इसलिए ज्यादा आ रही है, इसका एक मतलब ये निकाला जा सकता है कि देश में लोगों के पास पैसा ज्यादा हो गया है, मनी सप्लाई ज्यादा हो गई है, इसीलिए तो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में हम सप्लाई तो नहीं बढ़ा सकते, तो क्या करें फिर? प्राइस बढ़ाते थे, याद है? जब डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई कम होगी। मतलब ये जो मार्कर है, मैं 10 मार्कर बेचने के लिए लाया हूं, सप्लाई 10 है, खरीदने वाले 50 आ जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, बचपन से आप जानते हैं, अगर डिमांड करने वाले ज्यादा हैं, सप्लाई है सिर्फ 10 मार्कर की, खरीदने वाले 50 लोग आ गए डिमांड करने, तो प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे। तो सर इसका जो दूसरा इंपैक्ट होगा वो होगा कि इसका मतलब देश में प्राइस बढ़ेंगे, और प्राइस बढ़ने का मतलब है कि इन्फ्लेशन हो रहा है देश में। या आप ऐसा कह दो कि इन्फ्लेशन रेट ना बढ़ रहा है सर देश में। क्लियर? सभी चीजें कंक्लूड कर दी। पहली सिचुएशन, अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, इसका पहला मतलब ज्यादा डिमांड क्यों कर रहे हो भैया? क्योंकि आपके पास पैसा ज्यादा है, मनी सप्लाई ज्यादा हो गया है। सेकंड जो हमें समझने वाली बात है कि हम अब सप्लाई तो बढ़ा ही नहीं सकते। अगर डिमांड लोग ज्यादा कर रहे हैं तो हम प्राइसेस बढ़ाएंगे, इससे प्राइस बढ़ेंगे, देश में इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा होगा। नेक्स्ट, जब एग्रीगेट डिमांड कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, इसका जस्ट उल्टा, लोग डिमांड ही नहीं कर पा रहे। चलो ऐसा मान लो एग्रीगेट डिमांड मात्र 2000 करोड़ है और सप्लाई 4500, मतलब लोग बहुत बेचना चाह रहे हैं लेकिन खरीदने वाला कोई है ही नहीं। इसका पहला मतलब निकाला जा सकता है कि देश में मनी सप्लाई कम है। समझ पा रहे हैं आप? मनी सप्लाई कम चल रही है, लोगों के पास शायद पैसा ही नहीं है, इसीलिए लोग सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। इसका कुछ और मतलब दूसरा, अगर सप्लाई बहुत ज्यादा होगी, लोग डिमांड बहुत कम करेंगे, तो हमें अपने प्राइसेस गिराने पड़ेंगे। इस हालात में मार्केट में प्राइसेस कम होंगे, और प्राइस कम होने का मतलब इन्फ्लेशन का रेट भी कैसा हो जाएगा? समझ रहे हैं आप? इन्फ्लेशन कम हो रहा होगा, इन्फ्लेशन के रेट में कमी आ रही होगी। क्या इन्फ्लेशन के रेट में कमी आना देश के लिए बेहतर है? आपने पढ़ा था सप्लाई बहुत ज्यादा है लेकिन डिमांड बहुत कम कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या क्या होगा? लास्ट लेक्चर में सब पढ़ा के आए हूं आपको। ऐसे में हम आउटपुट कम कर देंगे। जब लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, ये देखिए ना,
लोग 2000 ही डिमांड कर रहे हैं, हम 4500 बना के क्या करेंगे? ये प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई था। प्लान्ड मतलब हमने सोचा था कि 4500 बनाएंगे, डिमांड ही कम है, तो ऐसे में आउटपुट कम होगा। आउटपुट क्योंकि 4500 बना के क्या करोगे, सब बर्बाद जाएगा, तो हम आउटपुट कम करेंगे, 2000 तक लाएंगे। सिर्फ आउटपुट ही नहीं, क्या कम होगा साथ में? एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, नौकरियों से भी लोगों को निकालेंगे जब सामान ही नहीं बनाना। साथ में नेशनल इनकम भी तो कम होगी, और ग्रोथ भी गड्ढे में चली जाएगी, ग्रोथ भी कम हो जाएगी। बताइए, ये दोनों सिचुएशन आपके सामने है। अब आपको लेना है करेक्टिव मेजर। गलती मत करना, खुद बताना मेरे सामने। अब सर ये ऊपर की सिचुएशन को मैं ना सही करने आया हूं, अब यहां भी करेक्टिव मेजर अपनाइए। करेक्टिव, सब समझ आ रहा है आकाश भाई? ये लीजिए, करेक्टिव मेजर अपनाने हमने। करेक्टिव मेजर मतलब आप आरबीआई हो थोड़ी देर में मान लो, और इसको सही करना है। सही क्या करना है? मनी सप्लाई क्या हो गई है? बढ़ गई है। कुछ मत करो, देश में मनी सप्लाई को कम कर दो, बस उल्टा ही तो करोगे, बाकी चीजें छोड़ दो, बाकी मैं लिखाऊंगा भी नहीं, जस्ट ऊपर वाले का रिवर्स कर दो। आपको मनी सप्लाई रिड्यूस करना है। क्या मनी सप्लाई कम करने से कहानी बन जाएगी? हाँ बन जाएगी सर। मनी सप्लाई कम करने का मतलब है लोगों के पास अगर पैसा कम हो जाएगा तो डिमांड कम करेंगे, और डिमांड कम कर देंगे तो एडी और एएस बराबर हो जाएंगे, फिर से इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये जो बढ़ती हुई महंगाई थी, इन्फ्लेशन, कम नहीं हो जाएगा। इसका मतलब जो बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन था वो कैसा क्या हो जाएगा, यहां पर कंट्रोल हो जाएगा। समाप्त। समझ गए करेक्टिव मेजर? एग्रीगेट डिमांड ज्यादा था, एग्रीगेट सप्लाई से लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे, इसका मतलब पैसा ज्यादा था। इस सिचुएशन को अगर सही करना है ना, तो उनकी डिमांड कम करवानी है। डिमांड कैसे कम होगी? मनी सप्लाई कम कर दो। ये लो, मनी सप्लाई कम करते ही डिमांड जो एडी था वो कम हो जाएगा। अगर एग्रीगेट डिमांड ही कम होने लग गई तो फिर कीमतें नहीं बढ़ेंगी, फिर इन्फ्लेशन कम हो गया, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। समझ रहे हैं आप? यहां आप बोल सकते हो कि प्राइसेस गुड्स एंड सर्विसेज के क्या हो जाएंगे। समझा दिया मैंने आपको। मेन मुद्दा यह है कि मनी सप्लाई को कम करना है। यहां तो पैसा है ही नहीं लोगों के पास, डिमांड इतना कम कर रहे हैं, मनी सप्लाई कम है, देश की ग्रोथ नीचे जा रही है, आउटपुट नीचे, इंप्लॉयमेंट नीचे, ग्रोथ नीचे, सब नीचे। इस बार इकोनॉमी को उठाना है, लोगों को सहारा देना है, बोलना अरे पैसा कम है, लो पैसा बढ़ा देते हैं यार हम। तो इसका करेक्टिव मेजर एक ही होगा कि आप देश में मनी सप्लाई को क्या कर दो, बताओ, बढ़ा दो। कम पहले से है लोगों के पास, अगर मैं मनी सप्लाई को बढ़ाऊंगा तो सभी कुछ खुद हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, इन्फ्लेशन का रेट थोड़ा जो गड्ढे में चले गया वो भी बढ़ेगा, और सब कुछ सही हो जाएगा देश में। समझ गए? इतनी बातें, उम्मीद कर रहा हूं कि आपने इतना सब कुछ लिख लिया होगा। इतना सब कुछ अगर आपने लिख लिया है तो अब मैं इसमें से कुछ इरेज करने जा रहा हूं। ये देखिए, लिख चुके होंगे, समझ चुके होंगे, मैं सिर्फ इतना ही रखूंगा, मैं इसे भी इरेज कर रहा हूं। समझ पाए? हो गया इतना? ठीक है, तो हम समझ इतनी कहानी को यहां तक समझ चुके हैं। इस पहले केस में जब लोगों के पास पैसा ज्यादा हो गया है, यही जड़ है मनी सप्लाई का ज्यादा होना, तो आप मनी सप्लाई को कम कर देंगे। दूसरे केस में क्या हो रहा है, जब लोगों के पास एडी बहुत कम नहीं था, सेकंड में एडी कम होने का मतलब है सर पैसा है ही नहीं, तो सही करने के लिए पैसा बढ़ाओ। करेक्टिव मेजर तक बस यहीं तक देखना, एक में पैसा कम करना है, एक में पैसा। एक चीज और लिख देता हूं, पैसा कम कब होगा बताओ? क्रेडिट महंगा करें आसान करें? महंगा करो। आप जो सर क्रेडिट है ना, उधार को, उस उधार को कॉस्टलियर बना दो। कैसा बना दो? महंगा कर दो। अगर पैसा आप चाहते हैं मनी सप्लाई देश में बढ़े, तो जो उधार है ना, क्रेडिट, उसको कैसा करवा दो?
चीप करवा दो, आसान करवा दो। मैंने कहा ठीक है। आप जानते हैं कोविड का एक ऐसा दौर जब आया था 2018-19 में, तो तब लोगों के पास जो सेविंग थी ना, उसे लोग खर्च ही नहीं करना चाह रहे थे। कुछ पता ही नहीं था कि ख़त्म होगा या नहीं होगा। कंपनियां बंद हो गई थी, तो जो पैसा पहले से पड़ा है उसको सिर्फ और सिर्फ खाने पीने पे लगाएं। बाकी ड्रामेबाजी, अलग गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना, मकान खरीदना, ऐसा वैसा ना करें। इसे एक होता है रिसेशन। रिसेशन मतलब यार लोग खरीद भी रहे हैं और नहीं भी खरीद रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं स्लो डाउन चल रहा है। ऐसा नहीं कि दनादन खरीद रहे हैं, कुछ लोग खरीदते हैं सामान, कुछ लोग नहीं खरीदते। इसे कहते हैं रिसेशन। डिप्रेशन मतलब जब आदमी एक भी रुपया अपनी जेब से खर्च नहीं करना चाह रहा, बहुत फूक फूक के खर्च कर रहा है, यानी कि देश में मनी सप्लाई आ ही नहीं रही है, डिमांड ही नहीं आ रही है, तो रिसेशन नहीं, डिप्रेशन टाइप का दौर चल गया था कोविड में। हालांकि वो बहुत लंबा नहीं खींचा। क्यों? क्योंकि लोग सिर्फ खाने पीने पे खर्च करना चाह रहे थे, बाकी कोई कहीं कुछ खर्च नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था कि इसका कब एंड होगा। इधर उधर खर्च करने से पैसे इधर उधर खर्च हो जाएंगे सिर्फ खाने पीने की चीजों में। तो देश गड्ढे में चले गया था, डिमांड ही नहीं आ रही, ये वाला इससे भी कम 4500-200 की डिमांड मान लो। अब देश ने उठाना था। उस समय देश ने आपका जो CRR SLR, तमाम जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो, वो बहुत कम कर दिए। क्रेडिट बहुत ही आसानी से मिलने लग गया था। 3-3% पे ब्याज, 3-3% की ब्याज पे लोन मिलने लग गए थे। तो जो दिमागदार लोग हैं उन्होंने उस दौरान 3% इतने कम रेट पर लोन उठाया इनसे, कमर्शियल बैंक से। जो जनता में पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने 3-3% में कमर्शियल बैंक से लोन उठाया और उस लोन से जमीन खरीद दी, कुछ कर दिया। कोविड के दौर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट सिर्फ 3% है। बहुत ही चीप कर दिया सरकार ने। बाद में कोविड खत्म हुआ, कहानी रिवाइव हुई, ब्याज उन्हें बहुत कम पड़ा और जो रियल एस्टेट में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था, जो ज़मीनें खरीदी थी, प्लॉट्स खरीदी थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा रफ्तार पकड़ ली, तो बहुत पैसा कमाया उस समय इन्होंने। क्या आप अब तो मेरी बात समझे? तो 2 काम करने हैं, अब समझिए। आप बोलेंगे भाषणबाजी इतनी देर से क्यों, मुद्दे पर आओ। मुद्दे पर आ रहा हूं। जब आप देश में पैसा बढ़ाना चाह रहे हैं, ये हालात हैं, और जब आप देश में पैसा घटाना चाह रहे हैं, ये हालात हैं। टाइप्स आ रहे हैं यहां से मॉनेटरी पॉलिसी के। जब आप देश में मनी सप्लाई को कम करना चाहेंगे तो इसे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहेंगे। क्या कहेंगे? ये लीजिए, क्या है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी? सर, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब हम देश में पैसा कम करना चाह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, सिकुड़ना चाह रहे हैं। आपने सुना होगा हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, इस तरीके से तो धक धक करता है। तो यही कहानी है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सारा ब्लड बाहर फेंक रहा है, ऐसा ही है। मनी सप्लाई कम करनी है तो ये इकोनॉमी है, कॉन्ट्रैक्ट करा, सारी मनी सप्लाई बाहर, बहुत ही कम मनी अंदर रह गया। अब तो मनी सप्लाई कम करना है तो सिकुड़ाना पड़ेगा इकोनॉमी को। मनी सप्लाई बढ़ाना है, देखो मनी सप्लाई बहुत कम थी ना इसके अंदर, मनी सप्लाई बढ़ाना है तो बस एक्सपेंड कर दो, मनी सप्लाई देश के अंदर आ जाएगा। जैसे बॉडी में ब्लड आ जाएगा ना, तो बॉडी से कर सकते हो। हार्ट ने पंप करा, कॉन्ट्रैक्ट करा, सारा ब्लड बाहर, सारी मनी सप्लाई बाहर, ये इकोनॉमी है। हार्ट एक्सपेंड करा, सारा मनी सप्लाई अंदर। समझ रहे हैं आप? तो इसे कहेंगे एक्सपेंशनरी। क्या कहेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी। किसी को कोई दिक्कत? ये लीजिए, सॉरी, मॉनेटरी पॉलिसी। तो हैंडराइटिंग भी समझ आ रही होगी। तो एक था एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी आपने पढ़ी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। मेरी बात आप समझ गए? तो बस याद रखना, अब मैं इन्हीं के नीचे लिखूंगा, इसको हटाऊंगा नहीं। CRR बढ़ाएंगे तो क्या होगा, SLR बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये तमाम कहानी अब मेरी तरफ से यहां से आगे को चलेंगी। आप समझ गए कितने टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी होती है? कॉन्ट्रैक्शनरी, जब देश में मनी सप्लाई कम करनी है, कब करनी है देख लेना। अब
इतनी बड़ी कथा लगाई मैंने। और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जब देश में हमने पैसा बढ़ाना है। पैसा कब बढ़ेगा? जब क्रेडिट आसानी से अवेलेबल होगा। इतनी कहानी आपने समझी अभी तक। क्या हम आगे ले जाएं अपनी इस कहानी को आज की? तो देखिए, आगे जब आप यहां से ले जाएंगे ना, तो अब आ जाते हैं वही टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सर आपने बता तो दिया कि मॉनेटरी पॉलिसी से क्रेडिट कंट्रोल करेंगे या मनी सप्लाई को कंट्रोल करेंगे। हम नहीं, आरबीआई कंट्रोल करेगी। तो आरबीआई जब कंट्रोल करेगी तो कुछ टूल्स होंगे, कुछ अस्त्र शस्त्र होंगे। जब इन्फ्लेशन से, जैसे युद्ध नहीं होता था पहले, तो मॉनेटरी पॉलिसी के आरबीआई हूं मैं, मान लो आरबीआई हूं, यहां पे एनिमेशन लगाए जाते तो ऐसे लगाए जा सकते थे, मैं आरबीआई हूं, बढ़िया। जैसे पुराने जमाने में लड़ने नहीं जाते थे, रामायण के काल में, बिल्कुल अपना पूरा वो पीछे सारे धनुष बाण रखे हैं, कहीं तलवार है, कहीं कुछ है। मॉडर्न जो लोग देखते हैं तो उन्हें मॉडर्न सुपर ह्यूमन से जोड़ सकते हो। तो मैं लड़ने जा रहा हूं, इन्फ्लेशन आ रहा है, महंगाई, उसको कंट्रोल करना है, तलवार चला रहा हूं, कुछ चला रहा हूं। तो जब लड़ना है, इन्फ्लेशन वहां से लड़ने जब आएगा, मैं जब उससे युद्ध करूंगा मैदान में उतर के, तो कुछ अस्त्र शस्त्र तो होने चाहिए। तो ये उन अस्त्रों की बात हो रही है कि लड़ेंगे कैसे। बता तो दिया कि लड़ने जाएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की पॉलिसी है, ये इन्फ्लेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। कैसे लड़े? इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का काम किसका है? 2 से 6% का जो टारगेट है वो आरबीआई को रखना पड़ेगा। तो कौन कौन से टूल्स हैं? टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, 2 तरीके के टूल्स हैं। एक है क्वांटिटेटिव टूल्स, सब लिखा है उसमें पीडीएफ में, लेकिन पीडीएफ से जरूरी अभी मेरा पढ़ाना है। और दूसरे हैं क्वालिटेटिव टूल्स। कौन से टूल्स? ये लीजिए, क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होते हैं और क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं? देखिए, क्वांटिटेटिव टूल्स वो होते हैं जो ओवरऑल मनी सप्लाई को इंपैक्ट करते हैं, मतलब इकोनॉमी के अंदर पूरी जो सप्लाई है उसी को इंपैक्ट करते हैं और उसको कम करने की कोशिश करते हैं। ये ओवरऑल मनी सप्लाई को कम नहीं करते, ये एक सेलेक्टिव मनी सप्लाई को कंट्रोल करेंगे, सेलेक्टिव हिस्से पर मार करेंगे। ये ऐसा अस्त्र है जिसको जब मैं चलाऊंगा मैदान में, तो जितने लोग आए होंगे सब निपटेंगे उससे, सभी पर इंपैक्ट होगा। लेकिन ये ऐसा अस्त्र है, मैदान के एक ही कोने में जाएगा, वहीं डैमेज करेगा, बस पूरे में नहीं डैमेज करेगा। यानी कि ज्यादा तगड़े अस्त्र कौन से हुए? क्वांटिटेटिव ही हुए। दीज अफेक्ट्स द ओवरऑल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ये इकोनॉमी में ओवरऑल मनी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दीज अफेक्ट्स अ सेलेक्टेड या लिमिटेड मनी सप्लाई क्यों है भाई इन द इकोनॉमी। ये लीजिए, ठीक है। क्वांटिटेटिव टूल्स, दीज अफेक्ट द ओवरऑल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। और क्वालिटेटिव, दीज अफेक्ट अस सेलेक्टेड या लिमिटेड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अभी बताया था, ओवरऑल मनी सप्लाई को अफेक्ट करेंगे ये, और सिर्फ एक लिमिटेड पोर्शन को अफेक्ट करेंगे ये। समझ आ गया आपको? दीज अफेक्ट द ओवरऑल मनी सप्लाई, ये सिर्फ एक ही लिमिटेड पोर्शन को अफेक्ट करेंगे। कुछ गलत लिखा है क्या मैंने? सब सही चल रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अब आज मैं आपको सिर्फ क्वांटिटेटिव टूल्स पढ़ाऊंगा, क्वालिटेटिव टूल्स कल का मुद्दा है। तो देखिए लेक्चर में अभी हमने क्या क्या पढ़ना है। क्वांटिटेटिव टूल्स की आपके सामने बात चल रही है, लिखाऊं? ठीक है, कुछ हिस्सों में बांट भी रहा हूं। क्वांटिटेटिव टूल्स में सबसे पहले आप फ्रैक्शनल रिजर्व्स पढ़ेंगे।
इन्हें क्यों फ्रैक्शनल रिजर्व कहा गया है, अभी हम बात करेंगे इसकी। फ्रैक्शनल रिजर्व्स, फ्रैक्शनल रिजर्व्स में आप एक पढ़ेंगे CRR, आप सभी ने सुना होगा इसका नाम, दूसरा पढ़ेंगे SLR। दो टूल्स हो गए, किसके टूल्स चल रहे हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स। फ्रैक्शनल रिजर्व्स की कैटेगरी में दो आएंगे, CRR एंड SLR। अगला दूसरी कैटेगरी बन रही है LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्या है ये, अभी आगे बात होगी। सर LAF स्कीम, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की जो आप बात हमारे सामने कर रहे हैं, इसके अंदर आएंगी चार चीजें। एक आएगा रेपो, सुना है रेपो रेट, लेकिन इतनी नई चीजें आपको मिलेंगी जानने को आज जो आपने पढ़ी हैं उसके अलावा भी। दूसरा रिवर्स रेपो रेट का नाम सुना है, सुना है। नेक्स्ट थर्ड SDF, सुना है नाम। ये नई चीजें आ रही हैं आकाश भाई आपके सामने, बाकी लोगों ने तो पढ़ा भी होगा यार। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, और इसके साथ साथ MSF भी इसी में आएगा। समझ पा रहे हैं आप, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। आगे के लिए एक रेफरेंस बना लो। LAF के अंदर चार चीजें आएंगी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SDF एंड MSF। MSF को मॉडर्न LAF के अंदर कंसीडर किया गया है। क्या होता है बाद में बात करेंगे, समझा देता हूं। देखो पहले जब LAF था, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो उसमें तीन ही टूल थे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और SDF। बाद में इन्होंने मॉडर्न LAF बनाया, मतलब अब हम LAF स्कीम को थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं, इसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं, और मॉडर्न LAF में तीन नहीं चार टूल होंगे कहेगा MSF। अगर सवाल आया कि क्या MSF है या नहीं है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ये LAF फैसिलिटी के अंदर आता है, क्योंकि मॉडर्न LAF के अंतर्गत इसे भी कंसीडर कर लिया गया है। इतनी चीजें समझ गए, इतना आपने पढ़ लिया है। इसके अलावा कुछ अदर टूल्स की बात करेंगे जिसको किसी हेड के अंदर हम नहीं डाल पा रहे हैं। इसमें एक आएगा, आपने सुना होगा बैंक रेट, सुना है। बैंक रेट के बाद आएगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट, जिन्हें हम क्या कहते हैं, OMO। थर्ड एक आपने पढ़ना है MSS, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ठीक है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ये MSS के बाद एक और आपने पढ़ना होगा, स्टीरिलाइजेशन। स्टीरिलाइजेशन, ठीक है स्पेलिंग, ये भी आपने पढ़ना है, ठीक है। इतनी चीजें मैंने आज आपको पूरे के पूरे लेक्चर में पढ़ानी है। देखिए आसान काम नहीं होने वाला है। एक दो ये रहे, चार ये हैं, छः, चार ये हैं, 10 चीजें, 10 पूरे के पूरे जब टूल्स आप पढ़ोगे तब जाके आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ आज किया है, कहानी हुई है हमारी। कोई दिक्कत आकाश भाई, सब कुछ बेहतर चल रहा है, मजा आ रहा है क्लास में अभी तक? इतना आपने पढ़ा। क्वांटिटेटिव टूल्स पढ़ रहे हैं, ये वो टूल्स हैं जो ओवरऑल मनी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। किसको अफेक्ट करते हैं? कंप्लीट मनी सप्लाई को। दूसरा, ये वो टूल्स हैं जो सेलेक्टेड या लिमिटेड मनी सप्लाई को अफेक्ट किया करते हैं। इतना भी आप अभी तक समझ चुके हैं। इससे पहले आपने जाना मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, पढ़ा नहीं पढ़ा उससे पहले? उसके साथ साथ क्या पढ़ा आपने कि मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? बताओ क्या है?
प्राइस स्टेबिलिटी या मैनेजिंग इन्फ्लेशन, कि हम इन्फ्लेशन को मैनेज कर सकें, ये इसका प्राथमिक मुद्दा था। फटाफट आगे को बढ़ते हैं। कितने मिनट का वीडियो हो चुका है? 36 मिनट का वीडियो, ठीक ठाक ही चले हैं, फिर ऐसा कुछ खास पीछे चलते हुए मुझे लग नहीं रहा है। अब मैं फटाफट अगर आपको पढ़ा दूं तो आगे बढ़ेंगे। फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम इंडिया में जो चलता है उसकी बात करते हैं। फ्रैक्शनल फिर वही फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम की बात चलेगी, ठीक है। तो हम ये फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम पढ़ रहे हैं। क्या है, जगह छोड़ दे रहा हूं आगे, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। इसके दो टूल थे। पहला CRR, फुल फॉर्म लिखिए, कैश रिजर्व रेशियो। करें स्टार्ट, लिखिए मेरे साथ आप। पहले आपको समझा दूं फिर बात करते हैं। ओके, यहां पर समझिए कि क्या कहानी है और किस तरीके से कहानी चल रही है। ध्यान से सब लोग गौर करते हुए पूरा दिमाग लगा के यहां पर मेरे साथ सुनेंगे, तभी आपको समझ में आ पाएगा। यह है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। उसके बाद ये आ गए कमर्शियल बैंक्स। कौन से बैंक्स? ये ज्यादा होते हैं इसलिए इन्हें ज्यादा लंबा बना दिया। कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो कमर्शियल पर्पस के लिए आए हैं। आप बोलेंगे सर कमर्शियल पर्पस, जो बिजनेस करने आए हैं, धंधा करने, जो प्रॉफिट कमाने आए हैं, उन्हें कहते हैं कमर्शियल बैंक्स। आप जिन बैंकों में जाते हैं, चाहे वो SBI हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे वो PNB हो, कोई सा भी बैंक हो, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने आए हैं। या आपको उधार बांटेंगे। मनी मल्टीप्लायर कंसेप्ट पढ़ा होगा, मनी मल्टीप्लाई करके एक को 100 रुपए बना देते हैं अपने लिए। कमर्शियल बैंक्स वो होते हैं जहां हमारी जैसी आम जनता जाती है और बिजनेस करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए आए हैं, और ये है हमारी जनता। हम जाएंगे कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक किसके पास जाएगा? RBI के पास जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट, हाँ क्या हो गया, थोड़ा साफ सुथरा टाइप का बने तभी तो मजा आएगा इसको बनाने में। ओके, ये है कमर्शियल बैंक, ये लीजिए। करें शुरू? ये लो, RBI कमर्शियल बैंक, और ये हो गई हमारी आम जनता, पब्लिक। कमर्शियल बैंक्स वो बैंक होते हैं जहां पर हमारी जैसी, हम सीधा थोड़ी जा सकते हैं। हम जाते हैं कमर्शियल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक जाता है RBI के पास, इसीलिए RBI को बैंकर्स बैंक भी कहा गया है। क्या कहा है RBI को? आप पढ़ेंगे अभी RBI के बारे में, इसे बैंकर्स बैंक भी कहा गया है। बैंकर्स बैंक मतलब बैंकों का भी बैंक। हमारा बैंक ये कमर्शियल बैंक है। मुझे डिपॉजिट करना होगा, पैसा जमा कराना होगा, यहां जाऊंगा। मुझे लॉकअप सुविधा चाहिए होगी, यहां जाऊंगा। उधार लेना होगा, यहां जाऊंगा। इनका बैंक ये है RBI, बैंकर्स बैंक, बैंकों का भी बैंक। कमर्शियल बैंकों को पैसा डिपॉजिट करना होगा, अपना खाता यहां खुलवाएंगे। कमर्शियल बैंकों को उधार चाहिए होगा, यहां से उधार लेंगे। लॉकर चाहिए होगा, यहां से जो भी सुविधा चाहिए यहां से लो। यह आपका भी बैंक है। इतना भी आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब आ रहा हूं CRR की तरफ, फटाफट सुनिए, लेक्चर ज्यादा लंबा भी नहीं करना है हमने। हाँ, ये कमर्शियल बैंक है, एग्जांपल ले लेते हैं। इस कमर्शियल बैंक का नाम है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ध्यान से जो मैं समझा रहा हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भारत में जितनी टोटल ब्रांच है, उनमें जो टोटल आज पैसा जमा हुआ उसे कहेंगे टोटल डिपॉजिट। मान लीजिए इनके पास टोटल डिपॉजिट है 100 CR। कितना? फिर बता रहा हूं, ये काल्पनिक एग्जांपल है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। पूरे भारत में SBI की जितनी भी ब्रांचेज हैं, उन सभी में मिलाकर टोटल जो पैसा अभी हाल फिलहाल में जमा हुआ है वो 100 करोड़ रुपया है। कोई दिक्कत? अच्छा, ये टोटल डिपॉजिट कहां से आता है ये भी तो बता दीजिए। ये जो 100 CR रुपीस है ना, इस 100 करोड़ में से 70 करोड़ रुपए
और 30 करोड़ रुपए को अलग अलग कर देते हैं। 100 CR में से 70 CR डिमांड डिपॉजिट के नाम पर इनके वहां पैसा जमा हुआ है और 30 CR टर्म डिपॉजिट के नाम से, जिन्हें आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी कहते हैं। अब ये मैं पढ़ा के आ चुका हूं मनी में, अब मत पूछना प्लीज। एसबीआई के सभी ब्रांचेस में मिला के 100 करोड़ रुपया जमा हुआ। 100 करोड़ में से 70 करोड़ लोगों ने डिमांड डिपॉजिट के नाम पे जमा किया। डिमांड डिपॉजिट को चेकेबल डिपॉजिट भी कहते थे, मतलब जब मर्जी आएगी तब वो पैसा आके निकाल जाएंगे। लोगों ने एसबीआई में 70 करोड़ रुपए रखवाया और कहा कि मेरी जब मर्जी आएगी मैं तब निकाल के इन्हें ले जाऊंगा। रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी मैं इस पैसे को निकाल सकता हूं। इसमें कोई टाइम लिमिट मैंने नहीं रखी है कि इतने दिन के लिए रख रहा हूं, अभी रख रहा हूं, आधे घंटे बाद निकाल भी सकता हूं। इसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स या चेकेबल डिपॉजिट्स। आप एटीएम से जाकर कभी भी पैसा निकाल लाते हैं, आप आजकल यूपीआई पेमेंट से किसी को भी पेमेंट कर रहे हैं, ये सभी डिमांड डिपॉजिट हैं जो आपने वहां जमा कराए हैं। क्यों जमा कराए हैं? ताकि आप कभी भी पैसा निकाल सको। तो 100 करोड़ में से 70 करोड़ रुपए डिमांड डिपॉजिट का है और 30 करोड़ रुपए टर्म डिपॉजिट का है, फिक्स डिपॉजिट। जब मैंने वहां पैसा रखा तो इनको बताया कि मैं 2 साल से पहले इस पैसे को लेने नहीं आऊंगा, फिक्स टाइम पीरियड के लिए रख रहा हूं। इसे कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट, जो आपने एक टर्म के लिए रखा है। इसमें आरडी, एफडी 2 तरीके की चीजें आती थी, याद है आपको? तो टर्म डिपॉजिट्स क्या होते हैं? विच आर केप्ट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उससे पहले हम पैसा लेने नहीं आएंगे। ये जो पैसा होता है इस पर आपको कमर्शियल बैंक्स ज्यादा ब्याज देते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? एसबीआई में टोटल डिपॉजिट इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ एसबीआई अक्रॉस इंडिया वो 100 करोड़ रुपए है किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, जिसमें 70 करोड़ रुपए लोगों ने डिमांड डिपॉजिट रखा है, 30 करोड़ रुपीस एफडी का आया है। इतना आप समझ चुके हैं। क्लियर? फिर से ले लेता हूं। टोटल डिपॉजिट $100 CR, इसमें से कुछ इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस को माइनस करो। किनको? मान लीजिए इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस था 10 करोड़, माइनस कर देते हैं, तो अब इनके पास कितना पैसा बचा? 90 करोड़। आप बोलेंगे इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस क्या होता है? जैसे एसबीआई ने अपना कुछ पैसा आरबीआई के पास रखा हुआ है ताकि कुछ ब्याज कमा सके, एसबीआई ने कुछ पैसा किसी दूसरे कमर्शियल बैंक को लोन में दिया है, इसे कहते हैं इंटरबैंक ट्रांजैक्शन, जो 2 बैंक आपस में करते हैं। चाहे कमर्शियल बैंक आरबीआई से करे, चाहे कमर्शियल बैंक अदर कमर्शियल बैंक को करे। जैसे मैंने कहा कि एसबीआई ने किसी दूसरे कमर्शियल बैंक को लोन दिया हुआ है, उसे कहते हैं इंटरबैंक ट्रांजैक्शन। तो टोटल डिपॉजिट 100 CR का था, इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस माइनस हो गए 10 करोड़। कितना पैसा बचा एसबीआई के पास अभी? इसे क्या कहेंगे? नेट डिपॉजिट विद आरबीआई, विद एसबीआई, सॉरी, कि एसबीआई के पास सर जो नेट डिपॉजिट बचा है। नेट मतलब आफ्टर डिडक्टिंग एनीथिंग। भैया 100 में से 10 माइनस कर दिया, तो माइनस करने के बाद जो बचा इसे नेट डिपॉजिट कहेंगे। नेट डिपॉजिट मतलब टोटल डिपॉजिट में सर 10 करोड़ माइनस हो गया। इतना आप समझ गए? इस 90 करोड़ को एक नाम और दिया जाता है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। समझे? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, एनडीटीएल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? ये लो। आप बोलेंगे नहीं समझ आया। मैंने कहा मैं समझाता हूं। सुनो, हमारी तरफ से सोचो, आप अपनी तरफ से सब सोचना। आपका कमर्शियल बैंक में खाता है एसबीआई में, तो मैं एसबीआई में जाऊंगा, मैंने उस एसबीआई में पैसा डिपॉजिट करा है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो जो पैसा मैंने वहां रखाया है वो मेरे लिए एसेट है, क्योंकि कल के दिन मुझे वो पैसा मिलेगा। ये आपने अकाउंट्स में, कैश बुक में भी देखा है। लेकिन अगर आप कमर्शियल बैंक की तरफ से सोचो, थोड़ी देर के लिए कमर्शियल बैंक मानो, लोगों ने हमारे वहां पैसा डिपॉजिट कराया है, तो जितना भी पैसा उन्होंने हमारे वहां डिपॉजिट कराया है
ये पैसा एक समय बाद बैंक ने उन्हें वापस करना होगा। मेरा पैसा थोड़ी है, उनका पैसा है, लोगों का पैसा है। उन्होंने हमारे वहां सिर्फ डिपॉजिट करा। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो क्या ये पैसा हमने किसी दिन वापस करना होगा? तो जितना भी पैसा डिपॉजिट होता है बैंक के पास, वो बैंक के लिए लाइबिलिटी होती है। क्या होती है? तो देखो टोटल कितना डिपॉजिट हुआ था, तो इसे आप टोटल डिपॉजिट स्लैश टोटल लाइबिलिटी भी लिख सकते हैं। इसमें से 10 करोड़ इन्होंने कहीं लगा दिया इंटरबैंक ट्रांजैक्शन, कितने बचे? इसे आपने नेट डिपॉजिट कहा एसबीआई के पास, या मैंने क्या कहा, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। आप बोलोगे नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी समझ नहीं आया, फिर समझा दो। ये तो समझ आ गया ना कि ये पैसा कमर्शियल बैंक ने एक दिन देना होगा, तो ये लाइबिलिटी जरूर है कमर्शियल बैंक की, क्योंकि इनका खुद का पैसा नहीं है, लोगों ने रखवाया है। अच्छा, मैं जानना चाहता हूं ये जो 90 करोड़ है, क्या ये 100 करोड़ का ही पार्ट है? ये 90 करोड़ रुपए कहां से आया? कुछ डिमांड डिपॉजिट कराए, कुछ टर्म डिपॉजिट, जिन्हें टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम डिपॉजिट, जो एक सर्टेन टाइम के लिए डिपॉजिट कराए गए थे। तो सर मैं ये समझ पा रहा हूं कि 100 करोड़ रुपए को टोटल डिपॉजिट के साथ साथ हम टोटल लाइबिलिटीज भी कह सकते हैं। अच्छा, टोटल लाइबिलिटी कहां से आया? टोटल लाइबिलिटी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट्स, या टोटल लाइबिलिटी बाय वे ऑफ डिमांड लाइबिलिटी एंड, अरे 100 करोड़ रुपए कुछ डिमांड डिपॉजिट से उस पैसा रखने वाले आदमी की तरफ से डिपॉजिट है, बैंक की तरफ से सोचोगे तो लाइबिलिटी है। तो इसे डिमांड लाइबिलिटी भी तो कह सकते हैं और इसे टाइम लाइबिलिटी भी कह सकते हैं। टोटल 100 करोड़ रुपए आ रहा है, इसमें से 10 करोड़ रुपए माइनस कर दिए, तो ये जो 90 करोड़ रुपए है इसमें कुछ डिमांड डिपॉजिट का पैसा होगा कुछ, और डिमांड डिपॉजिट को हम डिमांड लाइबिलिटी, और इसीलिए इसे कहा गया नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। आरबीआई को 90 करोड़ का लाइबिलिटी है अभी उसके ऊपर। नेट मतलब आफ्टर डिडक्टिंग समथिंग। ये 90 करोड़ रुपए कुछ डिमांड लाइबिलिटी का है आरबीआई का, जो जब चाहे वो तब निकाल सकता है, और कुछ टाइम लाइबिलिटी का है जो एक सर्टेन टाइम के लिए रखा है। ये हो गया एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। समझ गए? कितना करोड़? मैंने आपको एनडीटीएल समझा दिया। कोई पूछे आपसे एनडीटीएल का फॉर्मूला तो बता दोगे? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज क्या बोलोगे? टोटल लाइबिलिटीज। टोटल कैसे निकलेंगी ये? अरे टोटल लाइबिलिटीज कैसे निकलेंगी? डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स, या डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज को जोड़कर ऐसे तो आएंगी ये। टाइम लाइबिलिटीज प्लस माइनस इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस। एक बैंक ने जो दूसरे बैंक के साथ किया है उसे कहते हैं इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस। ये लीजिए, यहां तक पहुंच चुके हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब इसको यहां पर लाइन को खींच लेता हूं और फिर मैं आगे बढ़ना स्टार्ट करता हूं। ये आरबीआई था, ये कमर्शियल बैंक था, और ये आपका पब्लिक। शुरुआत करें। एसबीआई के पास एनडीटीएल कितना बचा है? 90 CR। अब समझते रहना अच्छे से। एसबीआई के ऊपर कौन सा बैंक है? कमर्शियल बैंक के ऊपर आरबीआई। एसबीआई आरबीआई से बोल रहा है कि मैं धंधे वाला बैंक हूं, बिजनेस वाला। मैं बिजनेस करता हूं और पैसा कमाता हूं। मेरा बिजनेस क्या है? पैसा उधार में देना, लोन बांटना। आरबीआई से पूछ रहा है, बोला बांटूं, 90 करोड़ में से देना स्टार्ट करूं लोन? आरबीआई ने कहा नहीं नहीं अभी नहीं। आरबीआई ने कहा तू ऐसा कर, इस 90% का 3% अलग कर ले। उसने कहा ठीक है, अलग कर लेता हूं। 90 CR का 3%, 90 करोड़ का 3% हमने अलग करने को मेरे से कहा गया। चलो फॉर एग्जांपल 3 नहीं मानते हैं, 10%। 3 तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आरबीआई ने कहा कि पहले 10% अलग कर तो इसका एक बार। उसने कहा ठीक है, 90 का 10% अलग कर लेता हूं, ये 9 CR आ जाता है। अब मेरे पास बचेंगे 81 CR। एसबीआई पूछ रहा है आरबीआई से, बोल रहा है क्या करें इस 9 करोड़ का? जो 10% पैसा अलग करवाए, क्यों करवाए ये तो बता दो। आरबीआई ने कहा इसे नाम दो CRR, कैश रिजर्व रेशियो। एसबीआई ने कहा ठीक है, लो नाम भी दे दिया। आपने कहा नाम भी दो, नाम भी दे दिया। मुझे बताओ करूं क्या इसका? ये जो एनडीटीएल का 10% अभी आपने मेरे से निकलवाया,
10%। इसे आपने कहा CRR नाम दो, करूं क्या? आरबीआई ने कहा इसे चुपचाप 9 करोड़ रुपए लो और मुझे दे जाओ। CRR वो नेसेसरी कंपल्सरी अमाउंट है, कोई मना नहीं कर सकता। आरबीआई बैंकर्स बैंक है, सभी बैंकों को अपने नीचे रखता है, सभी को रेगुलेट करता है, रेगुलेटर है बैंकों का। आरबीआई बोलता है कि अगर कोई CRR नहीं रखवाएगा मेरे पास तो मैं तुम्हारा बैंक बंद करवा दूंगा। और नियम है, इस देश में अगर बैंक चलाना है तो ये पैसा आरबीआई को देना होगा। बहुत सारे नियम होते हैं। किसी मोहल्ले में, पुराने जमाने की बात हो, किसी मोहल्ले की मार्केट में अगर मुझे ठेला लगाना है तो हफ्ता वसूली करने वाले जो आते हैं उन्हें देना पड़ेगा, नहीं तो मेरा ठेला पलटा के चले जाएंगे। वही कहानी है। आरबीआई ने कहा कि भैया एनडीटीएल का एक 13% जो 9 करोड़ आया, इसे CRR नाम दो और इसे मेरे पास रख के चले जाओ। कॉमर्शियल बैंक चुपचाप गया और 9 करोड़ किसको दे दिए? आरबीआई को दे दिए। कॉमर्शियल बैंक ने पूछा ऐसा क्यों? आरबीआई ने कहा बैंक चलाना है तो ये फीस है मेरी, देनी पड़ेगी, नहीं तो बैंक चलाने की अथॉरिटी, मैं रेगुलेटर हूं, ये नियम है मेरा कि इतना पैसा मैं आपसे लूंगा ही लूंगा। तो देखिए डेफिनेशन लिख ले पहले। CRR आप सब लोग भी लिखिए, इट इज दैट लीगल नेसेसरी, लीगल भी है, रेगुलेशन चलाना है तो आरबीआई के पास पैसा रखवाना ही पड़ेगा। इट इज दैट लीगल नेसेसरी अमाउंट विच इज टू बी deposited by every commercial bank with RBI। क्या लिखा देखो, इट इज दैट लीगल नेसेसरी अमाउंट, ये वो लीगल भी है और नेसेसरी भी है, नहीं करवाओगे तो बैंक बंद हो जाएगा। इट इज दैट लीगल नेसेसरी अमाउंट विच इज टू बी डिपॉजिटेड, जो डिपॉजिट करना होता है बाय एवरी कमर्शियल बैंक, हर एक कमर्शियल बैंक को, विद आरबीआई। अब समझ गए? ये वो लीगल नेसेसरी अमाउंट है जो हर एक कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। ये कैसे कैलकुलेट करा जाता है? इट इज calculated as a certain percentage on NDTL, net demand and time liabilities, इस पर निकाला जाता है। It is must to be kept in cash, in the form of cash लिख देता हूं, in the form of, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए, आरबीआई के पास जब आप कितने करोड़ रुपए लेके जा रहे हो, 90 करोड़ में से 9 करोड़ जब आरबीआई के पास लेके जा रहे हो, तो आरबीआई बोल रहा है कैश में ही लूंगा, ये ज्यादा बवाल नहीं, नाम ही है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, कैश में ही रखा जाएगा। तो ये पैसा कैश में भी रखा गया, सब कुछ ठीक चल रहा है। एनडीटीएल निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा, ये तमाम कहानी आपने सुनी, ठीक है। अब छोटी छोटी बातें जो आपको समझनी बाकी हैं कि क्या क्या होगा और कैसे कैसे होगा, हर चीज को मैं अलग अलग ले जा रहा हूं, ठीक। CRR बनेगा करके कौन से एक्ट के अंदर कहा गया है, इस पर बात करते हैं। ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर कहा गया है। यही वो सीधी सीधी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसकी बात, इसको बनाने की बात आरबीआई एक्ट 1934, उसके सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 में हुई है बात। अगर पूछे कोई कि CRR बनाने की बात कहां करी गई है, तो आप बोलेंगे आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 के अंदर इसकी बात हुई है। क्या मेरी इतनी बात आप समझ रहे हैं? नेक्स्ट, देयर इज नो ceiling and floor rate for CRR।
राइट नाउ, ये क्या लिखा है आपने? देयर इज नो सीलिंग रेट एंड फ्लोर रेट। देखो सीलिंग रेट का मतलब होता है मैक्सिमम रेट, आगे मत पूछना। हाँ, फ्लोर रेट का मतलब है मिनिमम रेट। कौन सा? इस पे बहुत सवाल आते हैं यार, बहुत बार इस पर भी बात करी जाती है। जैसे मैं अभी यहां पर खड़ा हूं, सीलिंग कहते हैं उल्टी छत को, जिस छत के ऊपर आप खड़े होते हैं जाते हैं उसे रूफ कहा जाता है। उल्टी छत जो देखने को मिलती है, फोर सीलिंग नहीं कहा जाता। तो यहां पर खड़ा हूं तो ये है सीलिंग और नीचे है फ्लोर। सीलिंग मतलब मैक्सिमम रेट, सीआरआर मैक्सिमम कितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, और फ्लोर रेट का मतलब कम से कम सीआरआर का रेट कितना हो सकता है। ऐसी कोई ना सीलिंग है ना फ्लोर रेट है सीआरआर को लेकर। राइट नाउ क्यों लिखा फिर आपने? पहले थी, पहले आरबीआई एक्ट 1934 में जब इसका जिक्र हुआ तो कहा था कि सीआरआर इतना मैक्सिमम होगा और इतना मिनिमम होगा। मेरी बात आप समझे? लेकिन आज ऐसा ना ही कोई सीलिंग रेट है ना ही फ्लोर रेट है। तो कमर्शियल आरबीआई चाहे तो सीआरआर को जरूरत आने पे जीरो भी कर सकता है और कितना भी बढ़ा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, समझे? अच्छा, अभी सीआरआर का रेट कितना चल रहा है? देखिए मैं आपको सिर्फ सीआरआर और एसएलआर की करंट रेट बताऊंगा, आगे रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो बदलते रहते हैं और आपके एग्जाम से पहले फिर से वो रिवाइज हो जाएंगे। सॉरी, तो जब आपका एग्जाम होने वाला होगा तभी हम रिसेंट पढ़ के जाएंगे। आप बोलेंगे फिर सीआरआर का करंट रेट क्यों लिखा रहे हैं? सीआरआर का करंट रेट 3% है, क्योंकि ये इतनी जल्दी नहीं बदलता। ये जून 2025 से अभी तक नहीं बदला है। लास्ट कब बदला था? जून 2025 में, जब ये 4 से 3% कर दिया गया था। कितने से? 4 से 3, पहले 4 था तो अभी ये 3% चल रहा है। इतनी बात आप समझ चुके हैं सीआरआर को लेकर। और कुछ सीआरआर को लेकर, हाँ एक चीज और लिख लेते हैं, नो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सीआरआर। ये सब कुछ आपके नोट्स में। अच्छा एक चीज और, इस सेक्शन को लेकर जो मैं नोट्स आपके लिए बना के लाया हूं वो तमाम यूपीएससी लेवल के हैं। मैंने आपसे कहा था रमेश सिंह की किताब का इस्तेमाल किया, एक वर्मा, पता नहीं कौन से वर्मा की किताब थी, वो बहुत ही बेहतरीन किताब है। उसको देखा मैंने और जबरदस्त किताब, उसको खरीदा हाल फिलहाल में। सारे आंकड़े ज्यादा से ज्यादा उसी वर्मा वाली किताब के हैं। कुछ नीतीश सिंघानिया का भी हमने इस्तेमाल किया है। उसमें से जो जरूरी था उसको लेकर आगे। उसमें तो बहुत कथा है कि पहले सीआरआर ऐसा था वैसा था, फिर उसका प्रोसीजर बदला। ये हमारे किसी काम का नहीं है। करंट सीआरआर रेट कितना % चल रहा है? 3%। नेक्स्ट लिखे हैं, नो इंटरेस्ट कैन बी अर्नड। नो इंटरेस्ट कैन बी अर्नड ऑन सीआरआर। हम सीआरआर पर कोई भी इंटरेस्ट अर्न नहीं कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, समझाता हूं आपको क्या मतलब है इसका। आपने आरबीआई के पास सीआरआर रखवा दिया, ये कंपलसरी अमाउंट है, हफ्ता वसूली है जो आरबीआई हमसे करता है और हमें देना ही देना होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो आरबीआई ब्याज देगा क्या आपको इस पैसे पे? क्यों देगा? आपने सीआरआर रखवाया, आरबीआई अपने पास रखा रहेगा, इस पर आपको कभी कोई ब्याज नहीं मिलने वाला। लिख रहा है नो इंटरेस्ट कैन बी अर्नड ऑन सीआरआर। एक नई बात और, बहुत जबरदस्त बात मैं आपके लिए लाया हूं, आप इसको सुनेंगे तो आपका दिल खुश होगा वाकई में। एवरेज मेंटेनेंस ओवर अ फोर्टनाइट, ये देखो, एवरेज मेंटेनेंस ओवर अ फोर्टनाइट, ओवर अ, ये कुछ नया है यार। एवरेज मेंटेनेंस ओवर अ फोर्टनाइट इज नीडेड, ऐसा लिख देते हैं, इज। अब बोलेंगे ये क्या नया बवाल आ गया? एवरेज मेंटेनेंस ओवर अ फोर्टनाइट इज नीडेड का मतलब बता दीजिए सर। मैंने आपको बताया था कि सीआरआर आरबीआई के पास हमें रखना पड़ता है, जिसके अभी करंट रेट है 3%। आपका जितना भी एनडीटीएल है उसका 3% आप आरबीआई के पास रखाएंगे, लेकिन ये डेली बेसिस पर नहीं होता। आप बोलेंगे फिर ये कैसा है?
आरबीआई ने कहा है कि आप इसका एवरेज मेंटेनेंस करें फोर्टनाइट बेसिस पर। कुछ समझ नहीं आया होगा, अब मैं समझाना शुरू करता हूं। पहली बात, फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 दिन, 14 डेज। फोर्टनाइट का मतलब जैसे किसी महीने के 1 से 14 दिन को एक साथ ले लेते हैं, फिर 2 से 1 से 14 दिन ले लिए, फिर 15 से 28 दिन ले लो, या फिर 30 दिन ही ले लो। देखो क्या बोलता है एसबीआई, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आरबीआई कमर्शियल बैंक को समझा रहा है, बोल रहा है देखो सीआरआर रखवाना है हमारे पास। करंट में आरबीआई बोलता है 3% रखाना है, लेकिन ये आपको डेली रखवाने की जरूरत नहीं। फोर्टनाइट बेसिस पर आप एवरेज 3% का मेंटेन करो। फिर दोहरा रहा हूं, आरबीआई बोल रहा है फोर्टनाइट बेसिस पर 3% का एवरेज मेंटेन करो सीआरआर का। एसबीआई बोल रहा है क्या बोल रहे हो, कौन सी टर्मिनोलॉजी, अभी भी समझ नहीं आया। फोर्टनाइट का मतलब समझा दिया आपने, 14 दिन। एसबीआई बोल रहा अभी भी एक चीज समझ में नहीं आया कि पहले तो 1 से 14 ले लेंगे, फिर 15 से 28, 2 दिन का क्या होगा। आरबीआई ने कहा यार 15 से 28 वाले को 15 से 30 ही मान लेना, 2 दिन बच रहे तो उसी में शामिल कर लेना, एवरेज 14 के बदले 16 दिन का निकाल लेना। लेकिन फोर्टनाइट ही कह देते हैं, लगभग 2 हफ्ता है। 14 दिन या 16 दिन को लगभग 2 हफ्ता कह सकते हैं। एसबीआई ने कहा ठीक है आगे समझाओ क्या है ये फोर्टनाइट। उन्होंने कहा कि देखिए जैसे पहले दिन आपने अपने एनडीटीएल का 4.2% हमारे पास रखवाया, सॉरी 3% है ना, अपने एनडीटीएल का 3.2% रखवाया। कितना? पहले दिन। दूसरे दिन आपने अपने एनडीटीएल का सिर्फ 2.8% ही करवाया, मतलब सीआरआर कम हो गया 3% से नीचे। एसबीआई वाला बोल रहा है अरे कम हो गया सर ये तो। अरे बोल रहा पहले समझाने दो हमें भी। अब अगर आप इन 2 दिन का एवरेज निकालो, तो एवरेज तो निकालना आता ही है आपको। एक दिन आपने 3.2 रखा, दूसरे दिन 2.8 रखा, 2 दिन है तो डिवाइड कर दो 2 से, तो एवरेज कितना आ जाएगा आकाश भाई? 3% आ जाएगा, 6/2। आरबीआई ने कहा ऐसे ही 14 दिनों के बेसिस पर आप कभी सीआरआर को बढ़ा सकते हो, कभी कम कर सकते हो किसी दिन, लेकिन जब उसे 14 से डिवाइड करें, 14 दिनों का एवरेज निकाले, तो फोर्टनाइट बेसिस पर 3% होना चाहिए। ये मैं कह रहा हूं, एवरेज मेंटेनेंस ओवर अ फोर्टनाइट इज नीडेड। सीआरआर को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो फोर्टनाइट बेसिस पर किसकी जरूरत होगी? फोर्टनाइट बेसिस पर एवरेज हमें मेंटेन करना होगा, जितना भी उस समय होगा। अभी 3% है तो 3% करेंगे। ये रेट्स बढ़ते घटते रहते हैं। मजा आ रहा है, नई चीजें सीखने को मिल रही होंगी और बढ़िया भी हो रहा होगा। अच्छा नेक्स्ट, पीनल रेट ऑन नॉट मेंटेनिंग सीआरआर। नॉट अगर आप सीआरआर मेंटेन नहीं करोगे तो पेनल्टी लगाएगा आरबीआई। और वो पिनल रेट कितना है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट डे, अगर 1 दिन का नुकसान आपने करा है तो ये बैंक रेट प्लस 3% ऊपर लगेगा। कितना? 3%। उसके बाद सक्सीडिंग डेज पर, सक्सीडिंग डेज मतलब उसके अगले दिनों पर, जैसे पहला, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, समझ रहे हैं आप? सक्सीडिंग डेज पर ये हो जाएगा बैंक रेट जितना भी होगा, 3% नहीं बोल रहा हूं मैं, अभी बैंक रेट आगे पढ़ोगे, जो भी बैंक रेट होगा उसके ऊपर 5% जोड़ दिया जाएगा। बहुत भारी पड़ता है फिर ये। यही पीनल रेट एसएलआर के लिए भी होगा, यही पीनल रेट सीआरआर के लिए भी है। क्या इतनी बात मेरी आप समझ पाए? एक बड़ी कथा हमने सीआरआर को लेकर लिखी। हैंडराइटिंग बढ़िया हो रही है, अब सब समझ आ रहा होगा अच्छे से। CRR, cash reserve ratio, it is that legal necessary amount which is compulsory for every commercial bank to deposit with RBI। ये वो लीगल नेसेसरी अमाउंट है जो कंपलसरी है हर एक कमर्शियल बैंक को कि वो डिपॉजिट करे आरबीआई के पास। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? इट इज कैलकुलेट एज अ परसेंटेज ऑन एनडीटीएल। ये किस पर एक परसेंटेज निकाला जाता है? एनडीटीएल पर निकाला जाता है। नेक्स्ट हमने बात करी, इट इज मस्ट टू बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश। ये कैश के फॉर्म में कैप्ट करना होता है। सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 के बारे में बात हुई है। सीलिंग, मैक्सिमम रेट, फ्लोर रेट कुछ भी
नहीं है इसका। करंट CRR 3% चल रहा है जो जून 2025 से चेंज नहीं हुआ। नो इंटरेस्ट कैन बी अर्न्ड ऑन CRR। क्यों CRR पे इंटरेस्ट देने लगा? ये हफ्ता वसूली है। मैं आपको ये भी बता सकता था कि CRR बैंकरप्सी और क्लियरिंग ऑफ चेक्स के नाम टाइम पे काम आता है, मैं नहीं बताना चाह रहा, लेकिन चलो लिख देता हूं इस बात को भी। खाली फोर्टनाइट एवरेज मेंटेनेंस ओवर अ फोर्टनाइट इज नीडेड, ये भी जरूरी है। पीनल रेट बता ही दिया है मैंने आपको, इस तमाम कहानी को आपने पढ़ लिया। बता दें, आरबीआई आपको 2 फैसिलिटी देता है CRR की वजह से। आरबीआई प्रोवाइड्स 2 फैसिलिटीज, 2 फैसिलिटीज। आरबीआई कहां जा रहा है ऊपर, खुद लिख लो, मैं नहीं लिख रहा। आरबीआई प्रोवाइड्स 2 फैसिलिटीज बिकॉज ऑफ CRR, दैट इज दे असिस्ट यू एट द टाइम ऑफ बैंकरप्सी। जब आपका बैंक रप्ट हो रहा होगा, बंद होगा, कुड़की होगी उसकी, तब कोई भी आपको पैसे देने नहीं आने वाला, तब कोई आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि बाकी कमर्शियल बैंक क्या जाएंगे कि आप बंद हो जाओ, यहां क्या चाहेंगे आप उनके साथ मर्ज हो जाओ, मिल जाओ। यहां क्या जाएंगे, वो आपको खरीद ले। क्यों? क्योंकि कंपटीशन कम होगा, कोई आपको तब पैसा लेंड नहीं कर। तब लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बनके आपको आखिर में आपका संकट मोचक बनके आपको पैसे लेंड करने, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बनके कौन आएगा? आरबीआई। तब आप आरबीआई का एक फंक्शन पढ़ेंगे, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये CRR की वजह से ही होता है कि जब बैंक रप्ट होने वाला होगा, लिख लिया ना आपने, CRR कब काम आएगा? बैंक रप्सी के टाइम पे, जब बैंक रप्ट होगा, बंद होगा, तब आपको मदद करते हैं। दूसरा, क्लियरिंग ऑफ चेक्स फैसिलिटी भी CRR की वजह से मिलती है। चेक क्लियर करने की एक फैसिलिटी है, लंबी कथा हो जाएगी समझाऊंगा तो, कि ये बीच में अपना एक क्लियरिंग हाउस खोलता है 2 कमर्शियल बैंक के बीच में। ये ड्रामा नहीं ना आने वाला है ना मैं पढ़ाने वाला हूं। लिख लिया आपने? CRR यूजफुल, लिख दो शॉर्ट में, CRR शॉर्ट में लिख रहा हूं, यूजफुल होता है 2 चीजों के लिए। एक, बैंकरप्सी के टाइम पे मदद करता है। दूसरा, क्लियरिंग ऑफ चेक्स फैसिलिटी हमें आरबीआई के द्वारा दी जाती है इसी पैसे की वजह से। समझ गए ना आप? बाद में बात करेंगे क्या क्या है। इतना आप समझ चुके हैं? पूरा पेज भर गया क्या? ठीक है, CRR की इतनी कथा हमने अच्छे से पढ़ ली, आगे बढ़ाएं। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मैंने यहाँ पे लिखा था और आपको मैं समझाना भी चाहता हूं। ये हम यहाँ पहुंच गए क्या? ये NDTL ये रहा, समझो समझो प्लीज। एक छोटा सा सवाल आपको दूंगा और आप सब समझ जाएंगे। SBI के पास 90 करोड़ बचे थे, आरबीआई से पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? कि क्या मैं इससे अपना धंधा शुरू करूं, लोन बांटूं? आरबीआई ने कहा नहीं, पहले इसका 10%। ये काल्पनिक एग्जांपल है 10%। अभी फिलहाल में CRR 3 चल रहा है। उसने कहा, आरबीआई ने कहा 90 करोड़ का 10% CRR के नाम पे मेरे पास रखवा दो। अभी कितना रखवा दिया उसके पास? अब कितना बचा धंधा करने के लिए? मेरा क्या सवाल है जो आपके वहां ज्यादा पूछा जाता है, ये सवाल अभी अभी पूछा गया। ये तो चिरकुट लेवल का सवाल है, बिल्कुल शुरुआत में जो खत्म हो जाना चाहिए। हम तो इतना पढ़ के आ चुके हैं। आप बोलेंगे बताइए फिर वो क्या सवाल है? देखो, मैं वही 2 सिचुएशन यहां पे लिख रहा हूं और आप बाद में सुनना। एक कहानी थी, जब देश में आपको मनी सप्लाई बढ़ानी है। मनी सप्लाई क्या करनी है? अब कब बढ़ानी होती है मनी सप्लाई, ये मत पूछना प्लीज। जब देश में डिफ्लेशन चल रहा होगा कहीं ना कहीं, यानी कि जब देश में इन्फ्लेशन का रेट बहुत कम चल रहा होगा यार, लोग कुछ खरीदना ही नहीं चाह रहे। और दूसरा होता था जब आपने मनी सप्लाई को क्या करना है? कम करना है। ये कब होता था? जब देश में इन्फ्लेशन चल रहा होता था। वही CRR वाले नोट्स के नीचे लिख लेना। अगर देश में डिफ्लेशन चल रहा है, पीछे भी जाके लिखूंगा अभी मैं इसे। डिफ्लेशन का मतलब पैसा है ही नहीं लोगों के पास, हमने पैसा बढ़ाना है। ये कब हो रहा है आकाश भाई? जब हमारे देश में इन्फ्लेशन चल रहा है, बहुत महंगाई हो गई है, तभी तो हमने पैसा कम करना है। तो क्या करें ऐसे दोनों सिचुएशन में? CRR का क्या करें, ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं।
अगर आपने देश में पैसा बढ़ाना है, डिफ्लेशन चल रहा है, पैसा देश में नहीं है, पैसा बढ़ाना मतलब एक्सपेंशनरी पॉलिसी, पैसा बढ़ाना है, तो आरबीआई क्या करेगा पता है? एग्जांपल लो, 90 में से 9, देखो एसबीआई के पास 90 था, सीआरआर कितना रखवाया? 9। तो अब एसबीआई के पास कम पैसा बचा लोन बांटने के लिए, सिर्फ कितना बचा? 80। कम पैसा अगर बच रहा है तो पहली बात उधार कम जाएगा मार्केट में, तो मनी सप्लाई कम हो रही है सीआरआर से। सीआरआर मेंटेन करने से मनी सप्लाई में गिरावट आ रही है सर। अगर सीआरआर नहीं होता ना तो 90 करोड़ रुपए बांट सकता था एक कमर्शियल बैंक, सीआरआर की वजह से 9 करोड़ तो आरबीआई के पास चले गए, तो मनी सप्लाई कम हुआ 81 करोड़। एक चीज और लिखो अपने मन से कहीं से, सीआरआर मेंटेनेंस से मनी सप्लाई कम होगा, वही सीआरआर वाले में लिखो, ड्यू टू मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर द मनी सप्लाई विल फॉल इन द इकोनॉमी। क्यों? बिकॉज कमर्शियल बैंक विल लेफ्ट विद लेस मनी, क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास अब कम पैसा बचेगा आफ्टर क्रिएशन ऑफ सीआरआर। समझ गए? इतना तो आपको मैंने समझा दिया कि पैसा कम बचेगा। एक और स्टेटमेंट उसके नीचे लिखो, जब पैसा, देखो मेरे पास 50 लाख रुपए पड़े हैं और आकाश भाई आप मेरे से उधार मांगने आओगे तो मैं आपको सस्ता उधार दे दूंगा क्योंकि पैसा ज्यादा है। मेरे पास 5 ही लाख रुपए हैं, आप मेरे से 4 लाख रुपए लेने आ रहे हो, पैसा कम होता है तो मैं ज्यादा महंगा करूंगा। तो 90 करोड़ ज्यादा पैसा था तो थोड़ा सस्ता रहता, पैसा कम हो गया सीआरआर मेंटेन करने के बाद, तो अब और कॉस्टलियर कर देंगे हम। तो सीआरआर मेंटेनेंस से मनी सप्लाई कम होती है। दूसरा स्टेटमेंट एक और लिखो, ड्यू टू क्रिएशन ऑफ सीआरआर कॉमा कमर्शियल बैंक रेजेस द इंटरेस्ट रेट्स कॉमा ड्यू टू दिस क्रेडिट बिकम्स मच कॉस्टलियर, क्रेडिट और महंगा बन जाता है, एंड मनी सप्लाई फॉल्स, और फिर से मनी सप्लाई कम हो जाती है। तो मैंने क्या समझा आपको? सीआरआर कम करने से मनी सप्लाई कम ही हो रही है सर। एक समझो, इसके बाद नहीं समझना पड़ता कि कब बढ़ाएंगे कब घटाएंगे, खुद बता देंगे आप। दोनों स्टेटमेंट लिख लिए। सीआरआर मेंटेन करने से एक तो ये पैसा कम हो रहा है, 90 से 81 करोड़ हो गया, पैसा कम जाएगा मार्केट में। दूसरा, पैसा कम होगा तो ब्याज की रेट बढ़ा देंगे कमर्शियल बैंक, जिसकी वजह से क्रेडिट फिर महंगा हो जाएगा, फिर मनी सप्लाई कम होगा। अब क्या करें? पहली पॉलिसी, जब आप मनी सप्लाई को बढ़ाना चाह रहे हैं, आरबीआई चाह रहा है कि मनी सप्लाई बढ़ाए, तो आरबीआई कहेगा इससे, बोलेगा भाई सुन मैं कर दे रहा हूं इसे, बोलेगा ऐसा कर, ये जो सीआरआर बनाया था ना आपने, इसे 0% बना, कोई जरूरत ही नहीं है अब सीआरआर बनाने की, ये लो। चलो इसको यहीं पे लिखते हैं यार, यहां लिख देता हूं, एनडीटीएल कितना था, यही लिखते हैं, कहां लिखूंगा समझ नहीं आ रहा, चलो यही लिख देता हूं। एनडीटीएल 90 सीआर था। अभी तक कितना सीआरआर रखा गया था? मनी सप्लाई बढ़ाना है तो आरबीआई कहेगा यार सीआरआर को ना, मैंने आपसे 10% सीआरआर कहा था, आप ऐसा करो मुझे सिर्फ 2% सीआरआर रखो। कितना परसेंट? 2% आएगा 1.8। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो 1.8 सीआर की वजह से 90 करोड़ में से अगर 1.8 सीआर माइनस हो जाएगा तो आएगा 88.2 सीआर। ये देखो, पहले 10% था तो 81 करोड़ बच रहा था, अब 2% सीआरआर कम कर दिया तो ज्यादा पैसा बचेगा उधार बांटने के लिए। तो अगर आपने मनी सप्लाई बढ़ानी है आरबीआई होने के नाते तो आप सीआरआर को कम करेंगे। मनी सप्लाई अगर बढ़ानी है तो सीआरआर को मैं कम कर दूंगा। यही तो चिरकुट सा सवाल आता है। या सीधी बात है, 90 करोड़ में से सीआरआर कम कर देंगे, कम कर दिया तो ज्यादा पैसा बचेगा। अब एसबीआई ज्यादा पैसों का लोन दे सकता है, मनी सप्लाई बढ़ गई। देखो ये, जहां पहले सिर्फ 81 करोड़ थे अब 88.2 आ गए। और ही ज्यादा दिक्कत है तो बोलेगा भाड़ में जाए, 0% कर दो। कितना परसेंट? कुछ मत रखो मेरे पास, और कितना बांट दो। ये देखो मनी सप्लाई जहां 10% रखवाने पे 81 बन रही थी, अब 90, तो मनी सप्लाई बढ़ गई। अच्छा, मनी सप्लाई और घटानी है तो बताओ, अगर मनी सप्लाई कम करनी है, लोगों के पास ज्यादा पैसा हो गया, ये इन्फ्लेशन चल रहा, बहुत महंगाई चल रही है, डिमांड ही डिमांड कर रहे हैं लोग, तो आरबीआई कहेगा सीआरआर 60% कर दो। मैक्सिमम फ्लोर रेट तो है नहीं,
कितना कर दो? बोलेगा सीआरआर बहुत पैसा हो गया मार्केट में, पैसा जाना ही नहीं चाहिए मार्केट में। 60% सीआरआर कर दिया, 54 करोड़, कहानी भुस हो गई। कितना बचेगा अब? सिर्फ 36 करोड़ रुपया बच गया अब, और बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई इसके साथ ही। दिख रहा है आपको? अगर देश में मनी सप्लाई को कम करना है सर, ये सीआरआर वाला इसके साथ नहीं है, ये यहाँ है, इसको मत मान लेना। ये जो सीआरआर माइनस लिखा है यहाँ का स्टेटमेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मनी सप्लाई कम करनी है, इन्फ्लेशन चल रहा है, तो हम सीआरआर को बढ़ा देंगे। सीआरआर बढ़ाते ही देख रहे हो, जहां पहले 10% सीआरआर होने पे 81 करोड़ बच रहा था कमर्शियल बैंक के पास, 60% होने के बाद मात्र 36 ही बच गया। कितना महंगा नहीं हो जाएगा लोन? एक तो पैसा कम है, लोन महंगा हो जाएगा, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। सर हम सीआरआर को ना बढ़ा देंगे जब हमने मनी सप्लाई को कम करना होगा। रटना नहीं, कुछ बच्चे रटते हैं मनी सप्लाई बढ़ानी है तो सीआरआर को उल्टा कर देंगे कम, मनी सप्लाई घटानी है तो सीआरआर। कॉन्सेप्ट बन तो गया है, अपने दिमाग में से लेकर चलो। कहानी समझ में आ गई? बहुत बेहतरीन तरीके से सीआरआर आ रहा है। चलो बढ़िया हो गया आकाश भाई। सीआरआर आप लोग समझ चुके हैं। ये पर्टिकुलरली मैंने बनाया ना आपके सामने, दिख रहा है? इस वाले को आप एक काम करो, इसको सीआरआर वाले में ही लिख लो। सीआरआर वाला जो सेक्शन आपने कहीं लिखा था वहां इसे लिख लो कि अगर मनी सप्लाई बढ़ानी है तो सीआरआर। इस पूरे सेक्शन को आप सीआरआर वाले में लिखेंगे प्लीज। मनी सप्लाई बढ़ानी है तो सीआरआर कम करेंगे, ये करना है तो ऐसा करेंगे। कहां लिखेंगे इसे? सीआरआर वाले सेक्शन का हिस्सा है। तो सीआरआर कब बढ़ाएंगे आपको पता चल गया, सीआरआर कब घटाएंगे ये भी आपको पता चल चुका है। मैंने अपने हिसाब से कोशिश करी कि मैं आपको चीजें समझा सकूं। मेरे पास सीआरआर वाले पेज में वहां पे स्पेस नहीं था ना, तब इतनी बातें आगे समझ में आ गया भाई? बढ़िया से चीजों को समझ पा रहे हो? एक पेज जहां पर मैंने शुरू में बनाया था यार, ये रहा, एक्सपेंशनरी और कॉन्टेक्शनरी। यहां पे अब एक एक नाम आ जाएगा, किसका? सीआरआर। मैं अपना चार्ट तो बनाते हुए चल ही रहा हूं। बताओ, एक्सपेंशनरी मतलब जब देश में पैसा बढ़ाना है, तो देश में पैसा बढ़ाना है तो सीआरआर को, जब सीआरआर का रेट कम करेंगे तभी तो ज्यादा पैसा बचेगा कमर्शियल बैंक के पास। कॉन्ट्रैक्शनरी, पैसा कम करना है, अगर पैसा कम करना है तो सीआरआर बढ़ा दो। सीआरआर अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? लिखना चाहता है कोई तो लिख लो। इफ वी विल इंक्रीज द रेट्स ऑफ सीआरआर, द मैक्सिमम मनी ऑफ कमर्शियल बैंक विल गो टू आरबीआई एंड द कमर्शियल बैंक्स लेफ्ट विद लेस मनी, विच फर्दर मीन्स लेस मनी सप्लाई, जिसका आगे मतलब है कि मनी सप्लाई कम हो जाएगा। इतनी कहानी आप समझ चुके हैं। ये तो सब पढ़ाई था कि पैसा कॉन्ट्रैक्शनरी, जब पैसा कम करना है, देश में मनी सप्लाई ज्यादा हो रही है, सब कुछ, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इसको कह सकते हैं जब देश में मनी सप्लाई कम है, बहुत ही कम कहानी चल रही है। इसे आप डिफ्लेशन भी कह सकते हो यार आगाज भाई, क्या कह सकते हो? कहीं लो डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब जब पैसा लोग खर्च करना नहीं चाह रहे हैं, जब पैसा नहीं है देश में, तो कल के दिन पूछ ले पता चल रहा है, यही डिफ्लेशन है यार। डिफ्लेशन कह लो या इन्फ्लेशन, रेट कम हो रहा है, बात एक ही है। डिमांड कर ही नहीं रहे लोग, सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड क्यों नहीं कर रहे? ऐसे में तो प्राइसेस कम होने लग जाएंगे, डिफ्लेशन है। तो डिफ्लेशन में क्या करेंगे सीआरआर को? डिफ्लेशन मतलब सर पैसा कम चल रहा है तो पैसा बढ़ाना है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएंगे, सीआरआर कम करेंगे। इसी के साथ आप सीआरआर की पूरी कथा को समझ चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी, एक छोटा सा पॉइंट और, ये पॉइंट जरूरी है या नहीं है, ये पॉइंट इतना जरूरी नहीं है, ये हमारे नोट्स में दिया गया है और कहीं से नहीं आ रहा है, इसको हम अपने नोट्स से अभी थोड़ी देर में इंक्लूड कर लेंगे। इतना समझ गया आप? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ था सीआरआर का पेज? सीआरआर के बाद एक नेक्स्ट पेज खोलना पड़ेगा हमें, किस चीज का? एसएलआर। कितने मिनट का वीडियो हो गया? स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो, मेरी बात आप समझे? पूरा नाम लिख ले, स्टैट्यूटरी लीगल रिजर्व रेशियो, ये लो यार। लीगल है ये भी, हाँ, स्टैट्यूटरी लीगल रिजर्व रेशियो, ये लो यार।
इस पर फटाफट बात करते हैं आकाश भाई, फिर ख़त्म करते हैं ना। क्या है सर SLR, इस पर एक बार आप बात कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। यहीं आना पड़ेगा पिछले वाले में, ये रहा। कहानी ऐसी है कि एक कमर्शियल बैंक के पास टोटल लाइबिलिटीज या टोटल डिपॉजिट 100 करोड़ थे। 10 करोड़ का उन्होंने नेट डिपॉजिट, नेट इंटर 10 करोड़ का इंटर बैंक ट्रांजेक्शन करे। NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज 90 करोड़ रुपए बचे। वो RBI से पूछने गया, RBI फादर्स ऑफ ऑल, पापा हैं RBI इन सभी कमर्शियल बैंकों के पास। तो गया उनके पास, पूछा कि बताइए करूं धंधा शुरू 90 से। उसने कहा नहीं, आप इसमें से एक पोर्शन हमारे पास रखवा दो, जिसको मैंने कहा CRR। अब CRR रखवा दिया। CRR समझ भी गया, आज RBI क्लास भी ले रहा है इनकी, समझा रहा है क्या होगा। अब बात आई आकाश भाई, बोल रहा है 81 CR बच गए। तो बोलता है अब शुरू करूं फिर धंधा, 81 करोड़ से तो कर लेता हूं, आपका पोर्शन आपको दे दिया। SBI ने कहा अभी भी नहीं, एक काम अभी भी करो। उन्होंने कहा बताओ। उसने कहा एक और, ये तो CRR था ना, इसे CRR कहा गया, इसको निपटा दो यहां से। ये बहुत जगह स्पेस घेर रहा है ना आकाश भाई। माइनस CRR किसका निकाला गया था? 90 का ना, 90 का कितना परसेंट? काल्पनिक 10% था ये, ठीक है। अब फिर क्या करा जाएगा भाई, सुनो यार। उसने कहा 81 शुरू करो। RBI ने कहा नहीं। RBI ने कहा एक और हिस्सा निकालो। उसका दिमाग फिर खराब हो गया, बोल रहा अब कौन सा? RBI ने कहा इसको नाम दो SLR, स्टैट्यूटरी लीगल रिजर्व रेशियो। RBI ने कहा ओके। SBI ने कहा सॉरी ओके। SBI ने पूछा किसका निकालूं, 81 का निकालूं या 90 का? पहला मुद्दा तो यही है, RBI बता रहा है 90 का ही निकालो। SLR भी NDTL पर ही बन रहा है। एक और सवाल, CRR भी इसी 90 का निकाला गया था। CRR माइनस होके अब कम पैसे बचे हैं। SLR भी इसी 90 पर बनाया जाएगा, मतलब ये भी NDTL का ही बनाया जाता है। आकाश भाई समझ रहे हैं? और RBI ने कहा कि 30% बनाओ। चलो 30 हटाओ यार, 20%। कितना परसेंट? ये भी काल्पनिक है, काल्पनिक। CRR का करंट रेट कुछ और है, ये भी काल्पनिक था 10%, इसका करंट रेट 3% है, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। उसने कहा ठीक है यार, अब वो थोड़ा समझ भी चुका था। तो 90 का 20% निकालेंगे, NDTL पर ही बनेगा। 18 करोड़ रुपए फिर चले गए। 18 और 3 21, 21 और 7 73 करोड़ रुपए अभी भी बचे। अब इससे धंधा शुरू करेगा। अभी नहीं पूछ रहे हैं, हाँ अभी कहानी मत मानो। पहली चीज SLR किस पे मेंटेन हुआ? NDTL पे। अब SBI पूछ रहा है, बोल रहा बना दिया सर, क्या ये भी आपके पास जमा करूं? RBI बोला नहीं, इसे मेरे पास जमा करने की जरूरत, इसे अपने पास ही रखो। 63 बचेगा। ये छोटी मोटी चीजें देख लेना मुद्दे ना, अभी कोई बच्चा इसके लिए मैसेज ना कर दे कि 63 बच रहा है। आप इतनी मेरी बात समझ रहे हैं? ये कॉमन सेंस के सवाल हैं प्लीज, कहीं पर न्यूमेरिकल करते समय गलती हो जा रही है तो आप इसे देख लेना। 63 करोड़ रुपीस हमारे बच चुके हैं। मैं कहाँ पर था? कमर्शियल बैंक RBI से पूछा है सर क्या मैं इसे भी आपके पास डिपॉजिट करने आऊं? RBI ने कहा नहीं, इसे आप अपने पास ही रखिए, लेकिन याद रहे इस पैसे को हाथ भी मत लगा देना। धंधा सिर्फ कितने से करना बता दिया, बोला अब फ्री हो। 63 करोड़ रुपए को बांटो, कोई विड्रॉल कर, बोल रहा है 63 में से कुछ लोग पैसा अपना निकालेंगे और कुछ लोग को आप इसमें से लोन बांटो और पैसा कमाओ। SBI बोला चलो धंधा करने तक बात तो पहुंची। साफ साफ RBI ने कहा कि ये वो पैसा है जो आपको अपने पास ही रखना है और इसको कभी हाथ मत लगाना। SBI ने कहा ठीक है भैया, कमर्शियल बैंक समझ चुका है, तो मैं SLR के बारे में लिख रहा हूं। इट इज दैट पार्ट ऑफ NDTL, ये NDTL का वो पार्ट है which is to be kept by commercial banks
कमर्शियल विद इटसेल्फ। आरबीआई क्लास ले रहा है, ये सारे कमर्शियल बैंक आगे बैठे हैं, शुरुआत हो रही है मान लो बैंकिंग सिस्टम की, और आरबीआई ने समझा रहा है, बोल रहा है एसएलआर एनडीटीएल का वो पार्ट है, इट इज दैट पार्ट ऑफ एनडीटीएल विच इज टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक्स विद इटसेल्फ, जो आप कमर्शियल बैंकों को अपने पास रखना है। आरबीआई बोल रहा है एक बात और है, अभी खत्म नहीं हुआ, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। एक शर्त और रखी कि आप जब एसएलआर को अपने पास रखेंगे तो लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखेंगे, किसी भी फॉर्म में मत रख लेना। पूरी समझ में आ गई? एसएलआर एनडीटीएल का वो पोर्शन है जो हर एक कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट क्या होते हैं पिछले कितने लेक्चर्स में जाने बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। लिक्विड एसेट्स वो होते हैं which can be converted into cash at earliest, जो बहुत जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। आप बोलेंगे एग्जांपल दो, कैश तो खुद ही लिक्विड है, जो पहले से लिक्विड है। दूसरा आप बोलेंगे और बताइए, गोल्ड बहुत ज्यादा लिक्विड है, अभी मेरे पास सोना है, 5 मिनट में बेच के कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। जमीन अगर आपकी है तो वो लिक्विड नहीं है, उसकी लिक्विड तो है वो भी, लेकिन उसकी लिक्विडिटी बहुत कम होगी। क्यों कम होगी उसकी लिक्विडिटी? क्योंकि जमीन बेचने में तमाम लीगल फॉर्मेलिटी होती है, ऐसे ही किसी को बेचोगे नहीं, कोई आंख बंद करके लेगा भी नहीं, तो बहुत समय लगेगा उसको लिक्विड में चेंज होने में। तो लिक्विड एसेट्स नहीं समझाऊंगा, एफएम में बहुत गहराई से हमने इस पे बात करी है, और मैं मान रहा हूं कि जो बच्चा इस बैच में पढ़ रहा है वो सिर्फ इसी क्लास में डायरेक्ट नहीं आया है। तो कौन से फॉर्म में रखना है आकाश भाई? लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखना है। क्या आप मेरी इतनी बात समझ गए? आप बोलेंगे लिक्विड एसेट्स कौन कौन से होते हैं सर? लिक्विड एसेट में पहला नाम किसका है? कैश का, जो पहले से ही लिक्विड एसेट है। ठीक है, और भी मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट। फिर मैंने आपको बताया था गोल्ड, याद है? एक होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, किस पर बात चलती है? जिन्हें शॉर्ट में एब्रिविएशन जीसेक कहा गया आकाश भाई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो आप इन फॉर्म में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब जैसे गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल आ गया, ट्रेजरी बिल्स या कोई भी, एंड अदर गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज होती हैं, एंड अदर गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज भी हुआ करती हैं। समझ में आया? फिर से, ये वो पार्ट है, ये वो लीगल नेसेसरी अमाउंट है एनडीटीएल का जो हर एक कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होगा, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट रखना होगा। लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएं, और साथ साथ लिक्विड एसेट क्या, इन द फॉर्म ऑफ कैश के फॉर्म में रख लो, गोल्ड के फॉर्म में रख लो। आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिन्हें जीसेक्स कहते हैं, उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में रख लो, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गए सरकार के, या अदर गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज जिनको सरकार कहती है कि हाईली लिक्विड हैं। आप बोलेंगे कैसे लिक्विड है? ये बहुत जल्दी मार्केट में बिक के कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, सोने की तरह ही। कोई और नहीं तो इन्हें सरकार खुद खरीद लेती है, आरबीआई खुद खरीद लेता है। मेरी इतनी बात आप समझ गए? कुछ पूछना है तो बताओ अभी तक आकाश भाई। इन्हें अदर गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज कह सकते हो, या अदर गवर्नमेंट की जगह आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज भी कह सकते हो, जिन्हें आरबीआई ने अप्रूव करा है। अगर आप इन सिक्योरिटीज को भी रखोगे ना एसएलआर के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाईली लिक्विड होते हैं, कोई और नहीं खरीदेगा, कभी जरूरत है आरबीआई 5 मिनट में खरीद लेगा, 5 मिनट में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ आ गया? इतनी तमाम कहानी आपने सुन ली, कुछ दिक्कत है क्या आकाश भाई? अब आगे को कुछ चीजें मेरे को एसएलआर को लेकर आपको और बतानी है। ये देखिए आप कि इसमें और क्या क्या हमें रखना है। अच्छा, वो फोर्टनाइटली बेसिस पर मेंटेन करने पड़ते थे, याद है आपको? मस्ट बी मेंटेन्ड ऑन डेली बेसिस, मस्ट बी, इसका ऐसा बवाल नहीं है, डेली बेसिस पर आकाश भाई से मेंटेन करना होता है। कौन से बेसिस पर? रोज आपके मेंटेन होने चाहिए।
जितना परसेंट है उतना मेंटेन होना चाहिए। अच्छा, करंट रेट क्या चल रहा है इसका, कुछ बातें करूं तो करंट रेट ऑफ SLR ये शायद चेंज भी नहीं हुआ आपके एग्जाम तक, 18% चल रहा है। और मैंने कोशिश करी पता करने की गूगल से कि कब से चल रहा है 18%, तो बहुत पहले से 18% है बता रहा था, कोई आंकड़ा मिला नहीं, ज़्यादा मेहनत फिर मैंने भी नहीं करी। तो क्या पूछेगा ये बहुत टाइम से चेंज नहीं हुआ है, तो आप मान सकते हैं कि 18% ही आपके एग्जाम तक भी रहेगा। इसको कब तक मस्ट बी मेंटेन्ड ऑन कौन सा बेसिस? अच्छा, इसकी बात CRR की बात किसमें हुई थी? RBI एक्ट 1934। इसकी बात हुई है RBI रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर, समझ रहे हैं आप? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सॉरी, इसकी बात हुई है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर, और इसका सेक्शन भी हम आपके सामने लाए हैं। इसका जो सेक्शन है, अगर आप मेरे से पूछें, सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, दो चीजें और पता चली आपको। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 हमारे देश में चल रहा है, और RBI एक्ट 1934 चल रहा है, जिसके तहत RBI की स्थापना 1949 में 1930 RBI एक्ट 1934 चल रहा है, जिसके अंतर्गत 1935 में RBI की भी स्थापना हुई थी। हम मनी खत्म करके आ चुके हैं शायद, इन्फ्लेशन खत्म हो चुका है, बैंकिंग अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया आपको? अच्छा, वो याद है सीलिंग रेट और फ्लोर रेट? क्या होता था सीलिंग रेट? अब नहीं पूछना है मेरे से। हाँ, सीलिंग रेट एंड फ्लोर रेट। फ्लोर मतलब मिनिमम, फ्लोर रेट कुछ भी नहीं है, फ्लोर रेट नॉट मेंशन्ड, मतलब मिनिमम कितना हो सकता है इसके बारे में, SLR के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। RBI चाहे तो SLR को कितना कर सकती है कल के दिन? 0 कर सकती है, लेकिन सीलिंग रेट है 40%। मैक्सिमम SLR कितना जा सकता है आकाश भाई? 40% ही जा सकता है। इतनी कहानी भी आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है? वही, अगर मेंटेन नहीं हो पाया तो पीनल रेट पड़ेगा, पेनल्टी सेम उसी की तरह, पिछले वाली की तरह। याद हुआ था क्या है? याद करो क्या है? फर्स्ट डे पर कितना? बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर RBI लॉन्ग टर्म लोन्स देता है कमर्शियल बैंक्स को, बाद में पढ़ेंगे। तो बैंक रेट प्लस 3%। अच्छा, याद रखना, जब मैं बैंक रेट पढ़ाऊंगा आपको कल, तो बैंक रेट में ये बात चलेगी कि बैंक रेट अब अबॉलिश हो चुका है। अबॉलिश नहीं, बैंक रेट का अब इस्तेमाल नहीं होता, अबॉलिश ही मान लो। अब बैंक रेट का यूज नहीं होता है, कोई बैंक यूज ही नहीं करता। क्यों? अभी मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन पढ़ेंगे कि बैंक रेट अब पेनल्टी रेट के टाइम पे काम आता है। CRR और SLR के बन तो रहा है पेनल्टी रेट, बैंक रेट जितना होगा उससे 3% ऊपर पहले दिन का, और उसका सक्सीडिंग डेज याद है? उसके बाद के अगले दिनों की अगर बात करोगे तो ये बैंक रेट पे 5% प्लस हो जाया करता है, ऐसा ही है ना? ये लीजिए आप, कोई दिक्कत आपको? इतनी कहानी अभी तक हमने पढ़ ली है कि पीनल रेट क्या है, सीलिंग रेट क्या है, फ्लोर रेट क्या है, बहुत सारी चीज़ें अभी तक हम SLR को लेकर भी पढ़ चुके हैं। सेक्शन एक्शन क्या है इसका, ये भी आपको पढ़ लिया। क्या ये भी फोर्टनाइटली बेसिस पर करना होता है? क्या नहीं करना होता। ये कौन से बेसिस पर करना होता है? डेली बेसिस पर इसे बनाना पड़ता है। इसका करंट रेट भी आपको पता चल गया, पेनल रेट पता ही चल चुका है आकाश भाई, और इसके अलावा SLR में कुछ देखने को हमें नहीं मिल रहा है। इतनी कहानी SLR को लेकर बहुत है। अच्छा, SLR बढ़ाना घटाने पे एक बार बात कर लें। आप इसी के नीचे लिखेंगे, लेकिन मैं तो वही समझाऊंगा, मेरा एग्जाम्पल चल रहा है, इसी एग्जाम्पल से मैं इसको बात करूंगा। वही दो तरीके का, जब आपने, अब मत पूछना यार एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी पे बात करता हूं। एक्सपेंशनरी मतलब जब मनी सप्लाई को बढ़ाना है हमने, उस समय क्या करेंगे इसका, अब तो खुद ही बता दे रहे होगे। और दूसरा कॉन्ट्रैक्शनरी, जब हमने मनी सप्लाई को कम करना है। ये लीजिए आप, ऐसी कहानी भी चल रही है, ठीक। 90 माइनस, यहां तक तो कहानी पहुंच चुकी थी, यहां से एग्जांपल 90 माइनस 9 कितना बचा था? 81 CR बचे थे सर, थोड़ा और उधर लिखना पड़ेगा।
90 माइनस 9 81 CR रुपीज बचा था, है ना? बचा है नहीं बचा? अब क्या करा जाए फिर? 81 में से 20% पैसा निकाल के आपने अपने पास रख लिया था और उसको हाथ तक नहीं लगा सकते थे। 81 में से जब 18 माइनस हुआ तो मात्र 63 करोड़। एसएलआर के मेंटेनेंस से भी कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो रहा है। पैसा कम हो रहा है तो मतलब एसएलआर मेंटेन करने से भी मनी सप्लाई कम हो रही है। पैसा कम बचेगा तो क्रेडिट महंगा हो जाएगा, मनी सप्लाई कम ही होगी इसको मेंटेन करने से। एक्सपेंशनरी, अगर देश में पैसा बढ़ाना है तो कितना परसेंट कहा था इसे? 20%। कितना पैसा जमा हो गया था इसमें? गवर्नमेंट बोलेगा यार ऐसा मत करो, एसएलआर बना लो लेकिन, और सिर्फ 3% बनाओ, कम कर दिया। अब देखो 81 करोड़ का 3% निकालिए आकाश भाई, कितना आएगा करके? हाँ सॉरी 90% का, क्योंकि बिल्कुल सही, ये एनडीटीएल का बनाया जाएगा। इस बात को पहले नोट कर लें क्या, कि इसको भी हमने एनडीटीएल का ही बनाना है, यही तो था ना? हाँ, एसएलआर इज मेंटेन्ड as a certain percentage on NDTL। NDTL का एक सर्टेन परसेंटेज के रूप में हम एसएलआर को बनाते हैं। सो 90 का 3%, 81 वाली गलती नहीं करनी है मेरी तरफ। 90 का 3% बनाओगे तो 2.7, 9 3 27 ही तो होता है, तो 2.7 CR चले जाएगा और बचेगा कितना? 3 माइनस कर दो, 3 हो जाएगा, 78.3 करोड़ बच जाएगा, 78.3। देखिए जब आपने एसएलआर 20% बनाया तो 18 करोड़ रुपए एसएलआर में चले गए और मात्र 63 बचा बैंक के पास बिजनेस करने के लिए। और यहां 63 के बदले जब आपने एसएलआर कम कर दिया 20% से 3%, तो ज्यादा पैसा, कम पैसा एसएलआर में गया। यहां 18 जा रहा था तो यहां 2.7 ही गया, और कितना पैसा बच गया? 78 करोड़ रुपए बच गए, ज्यादा पैसा बचा। यहां से कंपेयर करो, 20% एसएलआर में मात्र 63 बचा, अब ज्यादा बच गया। अगर आपने एक्सपेंशनरी पॉलिसी करनी है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है सेम सीआरआर की तरह, आप सर एसएलआर को ना कम कर देंगे, और ही बढ़ाना है तो एसएलआर कितना कर दो? 0। वैसे भी फ्लो लिमिट तो है ही नहीं शायद, तो 0 कर दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, पूरा बच गया। लो 63 के बदले 81, ज्यादा पैसा बचेगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। नेक्स्ट एक सवाल और टैकल करता हूं जो आपके मन में आ सकता है, उस पर बात करेंगे अभी हम। नेक्स्ट, अगर मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्शन नहीं चल रहा और मनी सप्लाई कम हो रही है, कम करनी है, सॉरी आपने एसएलआर 20% था, एसएलआर की मैक्सिमम लिमिट 40% एसएलआर क्रिएट कर दो, बढ़ा दो एसएलआर को, 9 चौको 36 CR चले जाएगा, 36 और 5 41, मात्र 45 करोड़ रुपए बचे। सीआरआर 20% था तो 63 करोड़ बच रहा था, सीआरआर बढ़ाया गया, एसएलआर 20% था तो 63 करोड़ बच रहा था। एसएलआर जब मैंने बढ़ा दिया है तो ज्यादा पैसा एसएलआर के अंदर चले गया और कम पैसा बचा कमर्शियल बैंक के पास बांटने के लिए, तो मनी सप्लाई 63 से 45 कमी तो हो गई एसएलआर बढ़ाने पर। तो सर हम ऐसे में ना एसएलआर को बढ़ा ही देंगे। क्लियर हो गया होगा ना भैया? हम ना एसएलआर को बढ़ा देंगे। तो ये बात मैंने आपके सामने लिख रखी है, इसको कर देता हूं इरेज। अभी तो तमाम लेक्चर्स आगे चलने वाले हैं, वहां मेरे लिए सभी चीजें बार बार काम आएगी। अभी तक स्लाइड का इस्तेमाल नहीं करा क्या? आज स्लाइड लाए बड़ी पीडीएफ 3 बेहतर किताबों से बढ़ाकर, तो कहीं कॉन्ट्रैक्शनरी एक्सट्रैक्शनरी था वो, यही था क्या? हाँ सेकेंड, अगर आपने कॉन्ट्रैक्शन करना है, मनी सप्लाई कम करनी है, तो एसएलआर को बढ़ा देंगे। एसएलआर बढ़ाएंगे तो कमर्शियल बैंक का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उन्हीं के पास रह जाएगा रिजर्व के रूप में, जिसको हाथ नहीं लगा सकते हैं। दूसरा, अगर पैसा बढ़ाना है सर, मनी सप्लाई बढ़नी है, तो एसएलआर कम कर देंगे, कम पैसा रिजर्व्स में बचेगा। इतनी बातें मैंने आपको समझा दी, ठीक है? एक एसएलआर में और लिखते हैं और एसएलआर की कहानी को फिर ख़त्म करते हैं। हाँ, एसएलआर कहाँ पर है? एसएलआर रखा था, ये है क्या? ठीक है, क्या रखा है? पर्पस ऑफ क्रिएटिंग एसएलआर, एसएलआर रखने का कारण क्या है, क्यों जरूरी है एसएलआर रखना, इसको सुनिए आकाश भाई। हाँ,
टू प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड स्ट्रेंथन बैंकिंग सिस्टम। देखिए आरबीआई का काम होता है बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथ देना ना, वही तो करता धरता है बैंकिंग सिस्टम का भारत में। एक मिनट, हाँ, तो यहां पर आपको वही समझा रहा हूं, टू प्रोवाइड लिक्विडिटी। एसएलआर का पर्पस है, इसको समझाते हैं फिर खत्म करते हैं। एसएलआर का पर्पस है कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करें हम और साथ में स्ट्रेंथ करें अपने बैंकिंग सिस्टम को। किसको स्ट्रेंथ करें? आप बोलोगे समझ नहीं आया, बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथ करना। मैंने कहा मैं समझाता हूं। देखिए आकाश भाई, आप एक कमर्शियल बैंक है, आपके पास पैसा है, इसमें से कुछ पैसे को आप उधार बांटते हैं और बाकी जो लोगों का पैसा है वो विड्रॉल भी तो करेंगे डिमांड डिपॉजिट्स में से। मान लीजिए किसी दिन ये जो एनडीटीएल हमारे पास बचा था, इस वाले कहानी को लेते हैं, सिनारियो को। 90 में से 9 करोड़ वहां रखा दिया, 18 करोड़ यहां रखा है और 63 करोड़ बचा। इसमें से आपने बहुत सारा पैसा लोगों ने विड्रॉल कर लिया, हो गया। और विड्रॉ करने के बाद कुछ हमने लोन बांट दिया और आज हमारे पास मात्र 5 करोड़ रुपए बचे हैं। कितने करोड़? एक बड़ा बैंक होल्डर, हमारे वहां का बड़ा कॉर्पोरेट जिसके पास हमारा करंट अकाउंट है, बिजनेस खाता हमारे वहां है, वो पैसे लेने आ गया शाम को मेरे से और 15 करोड़ रुपए चाहिए उसे। कितने? उसके खाते में है 15 करोड़, निकाल दो बोल रहा है। हमने तो सब बांट दिया, 63 में से मात्र कितना बचा? 63 में से कुछ निकाल दिया, कुछ लोन बांट दिया, मात्र 5 करोड़ रुपए बचे। अब वो 15 करोड़ निकालने आ गया, उसके खाते में 15 करोड़ थे। अब अगर मैं ऐसा कह दूं कमर्शियल बैंक की बैंक में पैसा खत्म हो गया है, तो इस बैंकिंग सिस्टम की बदनामी हो जाएगी। एटीएम में आ जाते हैं, एटीएम में पैसा खत्म हो गया है, हम सोचते हैं चलो यार हो सकता है मशीन है, लेकिन बैंक में पैसा खत्म हो जाए तो चौंकाने वाली बात बन जाएगी, हेडलाइन बन जाएगी, आरबीआई की बदनामी हो जाएगी। आरबीआई बोलता है अगर ऐसा आदमी आएगा तो उसको थोड़ी देर अपने ऑफिस में बैठाना, पानी आनी पिलाना, कहिए सर आप थोड़ी देर बैठिए, पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। 5 करोड़ है, ये जो 18 करोड़ है एसएलआर, इसका इस्तेमाल करो। आरबीआई कहता है ये पैसा आप, अगर ये कोई खरीदने वाला नहीं है, इनको अभी लिक्विड एसेट है, कुछ कैश में होगा, कुछ कन्वर्ट कर लो, नहीं कर रहा तो मुझे फोन लगाओ, आरबीआई जी पैसा चाहिए। आरबीआई बोलेगा ठीक है, आरबीआई फटाफट आपके खाते में पैसा भेज देगा और बोलेगा ठीक है ये जो सिक्योरिटी है इसको मैं ले जाऊंगा, या मेरे पास भेज देना, अभी रहने दो, अभी पैसा ले लो। तो फटाफट कैश कन्वर्ट नहीं हो गए लिक्विड में और आप इसको दे देंगे। बैंकिंग सिस्टम की बदनामी इसीलिए लिखा था, कहां लिखा था वो? टू प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड स्ट्रेंथन बैंकिंग सिस्टम। लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए और बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथ देने के लिए हम एसएलआर को क्रिएट करते हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइड हो गई, फटाफट वो आदमी आया, जल्दी से पैसा चाहिए था, एसएलआर कन्वर्ट किया, बेचा आरबीआई को, पैसा आ गया। बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथ हुआ, ऐसा नहीं बोल पाए कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है। तो इतनी कहानी आज आपने पढ़ी। देखिए मैं आपको कुछ छोटी सी चीज अब दिखाने जा रहा हूं। ये पीडीएफ है अपना, जिस पीडीएफ को लेकर हम चलते हैं। ये मैंने कहा है कि बहुत बेहतरीन लेवल की हमने किताबों से बना रखा है। ये इसकी कहानी तो वहीं से शुरू होगी जहां से मैंने आपको कहा था ना। कौन सा पेज चल रहा है इसका? देखा, ये रहा, देखो मॉनेटरी पॉलिसी की बात होगी पहले कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। ये 38, पहले 45 पेज का था, फिर मैंने कुछ क्यूई, लिक्विडिटी ट्रैप, ऐसी कुछ चीजें हटाई और इसको छोटा कर रखा है खाली हमने। तो उसके बाद आप देख रहे होंगे ये तमाम, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात मैं भी आपको दिखा देता हूं, एमपीसी पर बात इन्होंने करी होगी। ये देखिए 6 आदमी होते हैं नॉमिनेटेड, कोरम 4 लोगों का होता है। उर्जित पटेल कमेटी ने इसको सजेस्ट किया था। तो तमाम जो चीजें हैं ये हमने अभी कल पढ़नी है और बाकी तमाम उतनी सारी चीजें अभी हमने पढ़नी है। अभी के लिए इजाजत दीजिए हमें, थोड़ा सा संयम बना के रखें। ये कंटेंट पीछे से क्रिएट करने में वाकई समय लगता है। क्लास बनाना आके ये हमारे लिए बिल्कुल कोई मुद्दे का काम नहीं है। कंटेंट क्रिएशन थोड़ा सा समय हमसे लेता है। आप लोगों से निवेदन है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मज़ा आ रहा है तो ट्रोलिंग रोलिंग सही है, एक आध मैसेज कि कंटेंट भी बेहतर हो रहा है या कंटेंट बेहतर है, इस पर भी एक आध मैसेज हमें कर दीजिए। मेरी पूरी कोशिश है कि 30 अप्रैल तक आपको सारी चीज़ें मैं समझा सकूं। हाँ, अभी कंटेंट क्रिएशन में जब से मैं फ्री हुआ हूं, कंटेंट क्रिएशन मैंने अगले 3-4 चैप्टर का कर लिया है। तमाम पीडीएफ्स बन चुकी हैं,
अब मैंने डायरेक्ट क्लास आके लेनी बाकी है, तो अब कोई समय नहीं लगेगा। कल तक आपको ये जो आपका मनी एंड बैंकिंग वाला सिस्टम है ना, वो कल शाम तक, अभी के लिए कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, कल शाम तक आपको मनी एंड बैंकिंग का पूरी कहानी साफ होते हुए दिखेगी। अभी मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, बहुत बड़ा है, ऐसा लग रहा है कहीं 7-8 घंटे का लेक्चर ना बने उस पर, लेकिन उसको फिल्टर आउट करके छोटा करना 2-4 बार उन चीज़ों को देखकर ये जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संयम रखिए, पढ़ते रहिए और आराम से पढ़िए बिना किसी प्रेशर लिए। इतना इनफ है अगर आप लिख देंगे तो। धन्यवाद।